जय हिंद दोस्तों। अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे एथिक्स के कोर्स को लेक्चर नंबर 4 के साथ। तो हमारा पहला टॉपिक होगा एम्पैथी एंड कंपैशन। एम्पैथी और कंपैशन के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, लेकिन एक बार फिर हम देख लेते हैं। और डेफिनेशन में जाने से पहले हम खुद से पहले बनाएंगे डेफिनेशन क्या हो सकती है। एम्पैथी जो है वो अपने आप को किसी दूसरे की सिचुएशन में पूरी तरह इमेजिन कर पाने की जो एबिलिटी होती है उसे एम्पैथी कहते हैं। जब आप दूसरे की पीड़ा देखें और आप उसकी पीड़ा को इस कदर महसूस कर पा रहे हैं कि आपको खुद को वो पीड़ा हो रही है, आप अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देख पा रहे हैं, तो उसे एम्पैथी कहते हैं। और जो कंपैशन होता है, कंपैशन एम्पैथी से भी एक कदम आगे होता है। मतलब एम्पैथी का बड़ा भाई मान लीजिए आप कंपैशन को, जिसमें आप उस सामने वाले की पीड़ा को इस कदर समझ पा रहे हैं, अपने आप को सामने वाले की सिचुएशन में इस कदर रख पा रहे हैं कि आप इमोशनली इतने उससे अटैच हो गए हैं कि अब आप एक्शन लेने पे आ गए हैं उसकी पीड़ा को कम करने के लिए। यहाँ पर सामने वाले की पीड़ा को बस समझा ही नहीं जा रहा, बल्कि उसकी पीड़ा को कम करने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं, तो इसे कंपैशन कहेंगे। तो एम्पैथी, द कैपेसिटी टू इमेजिन वनसेल्फ इन द सिचुएशन ऑफ अदर्स, experiencing their ideas and emotions. To imagine oneself in the situation of others, दूसरे की सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन कर पाना। experiencing their ideas and emotions, और उनके इमोशंस को एक्सपीरियंस कर पाना। ये कॉग्निटिव भी होती है और इमोशनल भी होती है। कॉग्निटिव का मतलब होता है जो लॉजिकल या फिर दिमाग से सोच के बनाई जाए, और इमोशनल जो भावनाओं से जुड़ी हुई हो, भावनात्मक। इस पे आगे चलते हैं। कंपैशन, एन एम्पैथेटिक इमोशनल रिस्पॉन्स, मतलब ऐसा इमोशनल रिस्पॉन्स जो कि एम्पैथेटिक हो, एम्पैथी से भरा हुआ हो। और ये देख लीजिए, जब भी हम कह रहे थे कि जो कंपैशन है वो एम्पैथी का अगला स्टेज है, क्योंकि कंपैशन का मतलब ये है कि एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स मतलब जिसमें हमने क्रिया करी कुछ, तो ऐसा एम्पैथेटिक इमोशन जो कि रिस्पॉन्स को लीड करे, किसके प्रति? टू अनदर पर्सन्स पेन, सामने वाले के दुख के प्रति। एम्पैथेटिक इमोशनल रिस्पॉन्स टू अनदर पर्सन्स पेन और सफरिंग दैट मूव्स पीपल टू एक्ट इन ए वे। पेन और सफरिंग इतनी ज़्यादा है कि इसके कारण लोग काम करने पे उतर आए हैं सामने वाले की पीड़ा को कम करने के लिए। मूव पीपल टू एक्ट इन अ वे दैट विल ईज द पर्सन्स कंडीशन, मतलब सामने वाले की पीड़ा उससे कम हो, ऐसे काम करने पे उतर आएंगे लोग। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कैलाश सत्यार्थी जी का, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। कैलाश सत्यार्थी जी तो थे जो हैं, उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है और उन्होंने चाइल्ड लेबर की फील्ड में बहुत काम किया। तो चाइल्ड लेबर जब उन्होंने देखा तो उनको इतनी ज़्यादा एम्पैथी हुई उसको देख के कि वो लिटरली मूव कर गए, और उनके इमोशंस को कम करने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा एक सोशल एक्टिविज़म की फील्ड में वो कूद पड़े, और उन्होंने कई बच्चों को उससे बाहर निकाला, बचाया। इसके अलावा जैसे एपैथी जो होता है वो एक अलग टाइप की इमोशनल रिस्पॉन्स होता है जिसमें कोई भी इमोशन एब्सेंट होता है, मतलब सामने वाले के दर्द से आपको कोई मतलब ही नहीं है। एम्पैथी का ये पोलर ऑपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल विपरीत। एपैथी, सिंपैथी और एम्पैथी का उल्टा होता है एपैथी। तो इसमें क्या होता है, आपको सामने वाले से कोई मतलब नहीं होता, कोई आपको उसके इमोशंस आप समझ नहीं सकते, आप बिल्कुल इमोशनलेस, फीलिंग लेस हो जाते हो। इसका क्या एग्जांपल है, जैसे कि कोविड के दौरान हमने देखा था ड्रग्स की, दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। अब ये जो लोग कोविड के दौरान ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, उन ड्रग्स को महंगा बेच रहे थे, तो उनके अंदर एपैथी था, उनके अंदर कोई भावना नहीं थी दूसरों की पीड़ा को लेके। आगे चलते हैं, जैसे इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं एम्पैथी से रिलेटेड। अब एम्पैथी सुनने में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभार इससे भी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। वो क्या है, तब आप खुद ही सोच सकते हैं। जैसे एम्पैथी से रिलेटेड एक जो इशू हो सकता है वो होता है कि हम कभी कभार हो सकता है ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, इमोशनल लगते हो जाएं कि हम चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पा रहे। क्योंकि कोई भी चीज़ को देखने का ना, कोई भी मुद्दे को समझने का ग्रीक फिलॉसफी में 3 वो बताए गए हैं तरीके। एक होता है लोगोस, मतलब लॉजिक, एक होता है ईथोस, मतलब इमोशन, और एक होता है
पैथोस मतलब फिलॉसफी। तो इन तीनों चीज़ों से मिलके जो है हम किसी भी मुद्दे को समझ सकते हैं। तो ईथोस अगर आपके बहुत हाई हो जाएंगे, आप यहाँ लाए कर रहे हो, तो लोगोस और पैथोस आपके कम हो जाएंगे, आप लॉजिकली सोच ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए। आप दूसरे के इमोशंस भी समझ रहे हैं, साथ ही साथ लॉजिकली उसको एनालाइज भी कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक अगर रिस्पॉन्स अगर हो जाएगा तो हम हाईली इमोशनल हो जाएंगे और क्लियरली सोच नहीं पाएंगे। तो ये एक इशू हो सकता है। अब बाकी के इशू देखते हैं। इट्स अ नेसेसरी वर्च्यू, एक इम्पॉर्टेंट वर्च्यू है, इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, बट लेकिन इट शुड नॉट ऑलवेज बी ऑलवेज बी आर टॉप गाइडिंग प्रिंसिपल। मतलब हमेशा ये हमारा टॉप गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम केवल इसी के भरोसे जो है बैठे हुए हैं और इसी के हिसाब से हम सोच के आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मे लीड टू इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, वही जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था, इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, इमोशनल डिसीजन मेकिंग हो जाएगी विदाउट ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना। एग्जाम्पल है गिव मनी टू बेगर्स में प्रमोट बेगिंग। मतलब आपने किसी गरीब इंसान को देखा, भिखारी को देखा, तो आपने उसको भीख दे दी। अब आप तो इमोशनल रिस्पॉन्स कर रहे हैं इसमें, बट लॉजिकली आपने नहीं सोचा इस चीज़ से जो है भीख मांगने की जो प्रथा चली आ रही है या फिर जो बेगर्स की जो पॉपुलेशन है वो और बढ़ जाएगी। इससे लोगों को लगेगा कि आसानी से भीख मिल जाती है तो ऐसे ही कमा लिया जाए। तो इसलिए बेगिंग को रोकने के लिए आपको इमोशनल होने के बजाय लॉजिकली होकर सोचना पड़ेगा। बाकी नॉट ओनली क्राइटेरिया, एम्पैथी केवल इकलौता क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का। जैसे इसका एग्जाम्पल है मे नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट लाठी चार्ज। मान लीजिए आप पुलिस वाले हैं, कहीं पे दंगे हो गए और दंगइयों को कंट्रोल करने के लिए आपको लाठी चार्ज करना पड़ रहा है, पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी है, तो आप किस प्रकार से कर पाएंगे उन पे लाठी चार्ज। लैंड एक्विजिशन जो होता है, कोई हाईवे निकालना है और हाईवे किसी खेत के ऊपर से निकलेगा, तो वहाँ के लोगों को आप कैसे मनाएंगे जब तक आप वहाँ की लैंड एक्वायर नहीं कर लेते लैंड एक्विजिशन के थ्रू। अब इसके बाद आते हैं कि एम्पैथी किसी के अंदर इनकलकेट कैसे करी जा सकती है, किसी इंसान को एम्पैथेटिक इंसान कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी के अंदर एम्पैथी ही नहीं है तो वो इंसान कैसे। मानवता का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण जो है वो है एम्पैथी। तो मानवता फैलाने के लिए एम्पैथी होनी ज़रूरी है। तो किस तरीके से हम इनकलकेट कर सकते हैं लोगों के अंदर एम्पैथी, वो होता है सबसे पहले तो रोल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स ही सबसे पहले हमें एम्पैथी डालते हैं। जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो हमारे लिए कितना कष्ट सह रहे हैं, हमारा कितना ख्याल रख रहे हैं, तो ऐसे में हम उनसे देख के एम्पैथी सीखते हैं। उसके बाद आता है मॉडल, जैसे कुछ रोल मॉडल, समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको देख के पूरे समाज का जो है मार्गदर्शन होता है एम्पैथी की तरफ। जैसे कि मदर टेरेसा ने लेप्रोसी के पेशेंट्स की जिस प्रकार सेवा करी थी, और कैलाश सत्यार्थी जी का एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं। उसके अलावा रिलीजन भी हमें काफ़ी एम्पैथी सिखाता है। करुणा जो है बुद्धिज़्म से हम सीखते हैं। नॉन वायलेंस जो है, जानवरों के प्रति हिंसा को ख़त्म करने की जो भावना है, वो हम जैनिज़्म से सीखते हैं। इसके अलावा रोल ऑफ मीडिया, मीडिया भी हमें एम्पैथी के डायरेक्शन में गाइड करता है। जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, हमने जैसे एक बहुत फेमस मूवी थी बजरंगी भाईजान या फिर तारे ज़मीन पर, ये दोनों मूवीज़ में जो है बच्चों की पीड़ा को समझाया गया है कि कैसे वो बच्चों को ना समझ पाने के कारण, बजरंगी भाईजान में वो बच्ची के दुख को समझता है और उसे पाकिस्तान छोड़ने चल जाता है, और तारे ज़मीन पर में वो उस बच्चे के दुख को समझता है और उसे समझता है कि इसमें ये इसका लो IQ नहीं है, ना ही ये आलसी बच्चा है, बल्कि इसे समझ नहीं आ रहा है इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वो बच्चे की मदद करता है। तो ऐसे में उन मूवीज़ से भी हम एम्पैथी सीख पाए थे। बाकी मूवीज़ के अलावा हम न्यूज़ मीडिया की भी बात करें तो जैसे बिहार के एक ऑर्फनेज में, अनाथालय में बच्चियों का जो है जो शोषण किया जा रहा था, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा था, चाइल्ड रेप जो वहाँ पे हो रहा था, उसकी स्टोरी जब स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू सामने आई तो पूरे समाज में एम्पैथी की एक भावना जागी उन बच्चियों के प्रति। उसके अलावा माइग्रेंट्स के बारे में जब कोविड के दौरान हमने देखा था, जो लोग दूसरे राज्यों में एज ए लेबर काम कर रहे थे, जब अचानक उनको कोविड में पता लगा कि उन्हें तुरंत जाना होगा और उन्हें जो परेशानियां झेलनी पड़ी वो हमें न्यूज़ के थ्रू पता लगी, तो एम्पैथी उससे भी जागी थी उन लोगों के प्रति।
इसके अलावा सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, कि हमें ट्रेनिंग दी जाए, अलग से बैठा के सिखाया जाए किसी कोर्स के थ्रू या करिकुलम के थ्रू। जैसे कि मिशन कर्मयोगी में मॉडर्न डे की जो प्रॉब्लम्स है, मॉडर्न मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स जो हैं, जो पॉवर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और सेंसिटाइजेशन करना ब्यूरोक्रेट्स का लोगों की समस्याओं से, तो वो मिशन कर्मयोगी में कवर किया जा रहा है लबासना के अंदर। तो ये एम्पैथी जगाने के अलग अलग तरीके हैं। और इनमें आप देख सकते हैं एम्पैथी के अलावा अगर आप जैसे कंपैशन भी बोलेंगे, कंपैशन जगाने के क्या क्या तरीके हैं, तो वो भी यही आएंगे। इसमें बस जो एंड में आप कंपैशन में एक्शन और लेंगे, उसमें थोड़ा और हो सकता है कि आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, कि आपको एक्शन भी लेना है। तो इन सब से हम एक्शन लेना भी सीखते हैं। मदर टेरेसा ने भी एक्शन ही लिया था, कैलाश सत्यार्थी जी ने भी एक्शन ही लिया था। जो करुणा की भावना हमें बुद्धिज़्म सिखाता है, तो उसमें भी एक्शन लेते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने अलग अलग जगहों पे जाके जब अपनी स्पीचेस दी, अलग अलग राजाओं से जब उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने जो है क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल जो है उसको ख़त्म करने की उनसे बात करी, तो उन्होंने एक्शन लिया। तो यहाँ पे हमें कंपैशन का ही एग्जाम्पल मिल रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूपीएससी में भी, GS4 में तो है ही है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रियल लाइफ में भी। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है तो आप लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एज ए टॉपिक ही नहीं, एज ए लाइफ गोल भी आपके अंदर होना चाहिए, ये एग्ज़ाम तक निकालने के लिए। यूपीएससी की एग्ज़ाम इतनी प्रेशर वाली एग्ज़ाम है, अगर आप इसमें टिके रहना चाहते हैं ना, इसकी अलग अलग जो पढ़ाई के जो चैलेंजेस हैं, स्ट्रेस है, उनको हैंडल करना चाहते हैं, तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना ही पड़ेगा। अब इसकी डेफिनेशन में डायरेक्टली कूदने से पहले हम सबसे पहले खुद से सोचते हैं कि क्या हो सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये दो अलग अलग जो वर्ड हैं, इनके इंडिविजुअल मतलब हमें पता है। इंटेलिजेंस मतलब स्मार्टनेस मान सकते हैं हम, बहुत हाई IQ होना मान सकते हैं, दिमाग अच्छे से चलता है आपका तो आप इंटेलिजेंट हैं। और इमोशनल मतलब भावनाएं, तो भावनाओं को लेके जो इंटेलिजेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस उसे माना जा सकता है। तो भावनाओं को लेके कोई इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? वो हो सकता है जो भावनाओं को अच्छे से समझ सके, खुद की भावनाओं को भी, सामने वाले की भावनाओं को भी। और समझने से फ़ायदा क्या मिलेगा? समझने से हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हम सामने वाले के और खुद के भाव को अच्छे से समझ पाएंगे, अपने और सामने वाले के मन को अच्छे से पढ़ पाएंगे, और उससे रिलेटेड सही एक्शन जो रिक्वायर्ड है वो लेंगे। अब जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा हताश महसूस कर रहे होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, तो कभी कभी तो हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमें पुश करे कि नहीं कोई बात नहीं, हार मत मान, लगा रहे। और कभी कभी हम चाहते हैं कि कोई हमें रिलैक्स करने के लिए मौका दे, ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, 2 दिन इंतजार करो। कभी कभी हम चाहते हैं कि हमें कोई आराम दे, और कभी कभी हम चाहते हैं हमें कोई पुश करे। तो किस वक्त हमें किस प्रकार का सपोर्ट चाहिए, ये एक इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान ही समझ सकता है। तो ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। EI, इमोशनल इंटेलिजेंस, इज एन एबिलिटी टू इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड एंड मैनेज। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंटरप्रेट करना है, समझना है, और मैनेज करना है। मैनेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैनेज के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि अंडरस्टैंड करने के बाद भी जब तक आप मैनेज करना शुरू नहीं करोगे, फिर वो गोल कैसे अचीव होगा। तो इंटरप्रेट करना मतलब रिसीव करना और उसको सही फॉर्म में कन्वर्ट करना। अंडरस्टैंड करना मतलब उसको बिल्कुल डीकोड करके समझ लेना कि ये कहना क्या चाह रहा है, और फिर उसके बाद उसको मैनेज करना। सामने वाला गुस्से में है, आप समझ गए बहुत गुस्से में है, फिर उससे होगा क्या, मैनेज भी तो करना है उसके गुस्से को। तो उसका जो एंगर का जो इमोशन है उसको पहले तो समझना है कि इस वक्त गुस्से में है, और फिर उसके बाद उसको मैनेज करना है। और फिर मैनेज कैसे? द एबिलिटी टू इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशन, वंस इमोशन, खुद के इमोशन को, एंड द इमोशन ऑफ अदर्स। तो वंस इमोशन, खुद के इमोशन को, और इमोशन ऑफ अदर्स। तो इन दोनों चीज़ों को जो कवर कर लेता है, अदर्स के इमोशंस को भी समझना, मैनेज करना, खुद के इमोशंस को भी समझना और मैनेज करना, उस एबिलिटी को, इस एबिलिटी को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और जिसमें ये एबिलिटी होती है उसे हम इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन कहते हैं, ठीक है। अब इसके क्या होते हैं, फीचर होते हैं, और इसके ना जैसे अभी तक हमने बाकी देखे थे, खूब सारे एंगल्स देखे थे, प्रिंसिपल्स, टेनेट्स, उसमें अलग अलग थे, बट इनके फिक्स है
ये 5 ही टेनेट हैं और आप इन 5 को ही रटेंगे एज इट इज़ वर्ड बाय वर्ड ऐसे ही। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, जो इमोशनल अवेयरनेस होती है, पता रखना कि भाई कौन कैसे इमोशनली चार्ज नहीं है, चार्ज है, इमोशनल भावनाएं क्या चल रही है सामने वाले के मन में, उसे इमोशनल अवेयरनेस कह सकते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, पहले तो खुद के इमोशंस और सामने वाले के इमोशंस दोनों को समझना और मैनेज करना। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद के इमोशंस को समझना, सेल्फ अवेयरनेस। फिर सोशल अवेयरनेस, मतलब सामने वाले की इमोशन को समझना, ठीक। थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, पहले मैंने खुद का इमोशन समझ लिया, मैंने सामने वाले के इमोशन को समझ लिया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने खुद के इमोशंस को मैनेज किया, तो मैंने सेल्फ मैनेजमेंट किया। उसके बाद खुद के इमोशंस को मैनेज करने के बाद मैंने सामने वाले के साथ जो मेरे इमोशंस थे उनको मैनेज किया। तो कैसे मैनेज करूंगा मैं सामने वाले के साथ अपने इमोशन, रिलेशनशिप को मैनेज करके, क्योंकि सामने वाले को आप डायरेक्टली कंट्रोल कर नहीं सकते। आप डायरेक्टली उसके मन के अंदर ऐसे है नहीं कि कोई बटन से 2-3 बटन दबाया और इमोशन सेट कर दिया अपने। आप अपनी जो उसके साथ रिलेशनशिप जो है उसको मैनेज करेंगे, और उस रिलेशनशिप को मैनेज करके आप सामने वाले के इमोशंस को मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले खुद को जानेंगे, सेल्फ अवेयरनेस, सामने वाले के इमोशंस को जानेंगे, सोशल अवेयरनेस, खुद के इमोशंस को समझेंगे और मैनेज करेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट, सामने वाले के साथ अपने रिश्ते को मैनेज करेंगे, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और एंड में जब ये सब हो जाएगा तो अपने आप को सही डायरेक्शन में मोटिवेट करेंगे, पुश करने के लिए, और उसे कहेंगे सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कीजिए, खुद को अवेयर करना, खुद के बारे में अवेयर होना, खुद के इमोशंस को समझना, सामने वाले के इमोशंस को समझना, खुद के इमोशंस को समझना नंबर 1, सामने वाले के इमोशंस को समझना नंबर 2, खुद के इमोशंस को मैनेज करना नंबर 3, सामने वाले के साथ अपने रिश्ते को मैनेज करना नंबर 4, और फिर खुद को मोटिवेट करना आगे बढ़ने के लिए नंबर 5। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। 1-2 बार इसको वापस सुन लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब इनमें से हर एक को हम समझते हैं थोड़ा और डेफिनेशन वाइज। सेल्फ अवेयरनेस, टू रिकॉग्नाइज योर ओन इमोशन, हम देख चुके हैं, खुद के इमोशंस को समझना। हाउ दे अफेक्ट योर थॉट, इमोशंस के कारण आपके विचार कैसे प्रभावित हो रहे हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मक भाव भर जाते हैं कि मैं सामने वाले के साथ ऐसे करूँगा, उसको ऐसे बिगाड़ दूंगा, उसका ऐसा बुरा भला करूँगा। ठीक है, तो इमोशंस कैसे हमारे विचारों को प्रभावित कर रहे हैं ये हमें सीखना है। एंड बिहेवियर, थॉट्स और बिहेवियर, कैसे हम बिहेव करने लग जाते हैं, गुस्से में बड़बड़ाने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, तो हमारे बिहेवियर कैसे हो रहा है गुस्से में, हमारे थॉट्स कैसे आ रहे हैं, और अलग अलग इमोशन में, दुख में अलग, खुशी में अलग, जो है गुस्से में अलग, इन सबको समझना। यू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, खुद की कमजोरियाँ और खुद की स्ट्रेंथ, ताकत को समझना, और खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आना। सेल्फ अवेयरनेस जब होगी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अपने आप आएगा। तो इसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। क्या होता है, रिकॉग्नाइज योर ओन इमोशन एंड हाउ दे अफेक्ट योर थॉट एंड कॉन्फिडेंस। इसके बाद टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। सिंपल, ये हो गया सेल्फ अवेयरनेस। इसके बाद हम चलते हैं सोशल अवेयरनेस पे। अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस, नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ अदर पीपल, दूसरों की इमोशंस को समझना, उनकी ज़रूरतों को समझना, उनकी मुसीबतों को समझना, उसे क्या कहेंगे, सोशल अवेयरनेस, सोशली अवेयर होना। टू पिक अप ऑन इमोशनल क्यूज, मतलब सामने वाला जो इमोशनल हरकतें कर रहा है तो वो जो हिंट दे रहा है बार बार उनको समझ पाना। जैसे कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे 1915 में, 1615 में लौट के आए थे, तब उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले पूरे भारत का भ्रमण किया था, भारत यात्रा करी थी। तो उससे हुआ कि अब देखिए गांधी जी का वापस अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं, हमने 3-4 एग्जाम्पल पहले ही देख रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर से देखते आ रहे हैं, ये वाला भी बड़े एग्जाम्पल। तो उन्होंने क्या किया, पहले ही आते इंडिया के पॉलिटिक्स में वो नहीं घुस गए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने एंट्री नहीं ली, उन्होंने पहले पूरे इंडिया देखा, पूरे इंडिया को समझा। तो पहले सेल्फ अवेयरनेस उन्होंने साउथ अफ्रीका में करी, यहाँ पे आते उन्होंने क्या करा, पहले सोशल अवेयरनेस, पूरी सोसाइटी को समझा, और फिर उसके बाद में उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। बिफोर ज्वाइनिंग दी होम रूल मूवमेंट, आते होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट द्वारा जो चलाया गया था उसको ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, पहले पूरे इंडिया का भ्रमण किया, ज़रूरतों को समझा, लोगों को समझा, जो नीड्स थी उनको समझा,
फिर उसके बाद उन्होंने आगे कदम बढ़ाए और चंपारण सत्याग्रह से शुरू किया। फिर आता है सेल्फ मैनेजमेंट। अब हम सेल्फ अवेयर हो गए, सोशली अवेयर हो गए, अब सेल्फ मैनेजमेंट करेंगे। कैसे? हम कंट्रोल करेंगे हमारी इम्पल्सिव फीलिंग्स को। इम्पल्सिव फीलिंग्स मतलब ये जो एकदम से गुस्सा आ जाना और गुस्से में आते ही हाथ उठा देना, या फिर हंसी आई तो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं ना कर पाना, इम्पल्सिस पे जीना। जो एनिमल एग्जिस्टेंस होता है ना, एनिमल इम्पल्सिस पे जीते हैं। एनिमल्स का जब जो मन करता है वो करते हैं अपने हिसाब से, वो सोचते नहीं है कि ये सही है या गलत है, धर्म अधर्म, इनकी समझ उन्हें नहीं होती। तो इम्पल्सिव फीलिंग्स जो होती है, इम्पल्सिस पे काम करना, मन का गुलाम बन जाना, उसको कंट्रोल करना है। एंड बिहेवियर, तो इम्पल्सिव फीलिंग्स को और बिहेवियर को कंट्रोल करना है। मैनेज योर इमोशंस इन हेल्दी, और इमोशंस को हेल्दी वे में कंट्रोल करना है अपने। मैनेज तो करना है इमोशंस को। जिस गुस्से का इमोशन है तो उसे सप्रेस करना है, गुस्से को शांत करो। गुस्से को एक्सप्रेस करके फ़ायदा नहीं है, तो गुस्से को शांत करो। तो गुस्से को, जो इमोशन को मैनेज भी करना है तो हेल्दी वे में करना है। अब कई लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो दुख में कुछ लोग जो है भक्ति करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस दुख को समझने की कोशिश करते हैं आखिर होकर। कुछ लोग दुख में ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा दुख, तो वो हेल्दी रूप में मैनेज नहीं कर रहे। तो सेल्फ मैनेजमेंट हमें हेल्दी वे में करना है। जैसे कि someone spat on Buddha and he instead of getting angry, Buddha asked what's next। तो किसी ने आके बुद्ध भगवान की इतनी ख्याति हो रही थी उस वक्त, बुद्ध महाराज की इतनी तारीफ हो रही थी हर तरफ, उन्होंने देखा कि कौन, तो किसी ने आके उन्हें चैलेंज किया और उन्होंने बोला था कि ये बहुत बड़ा सन्यासी, इनको भी गुस्सा नहीं आता, तो उसने आके बुद्ध महाराज पे थूक दी। तो बुद्ध भगवान ने उनसे ये बोला कि अब और आगे क्या करना चाहते हैं। बुद्ध भगवान गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने ये अपने बाद में जो उनके फॉलोअर्स थे उनको यही कहा कि जिस प्रकार अगर आपको कोई मिठाई दे और आप एक्सेप्ट नहीं करें तो वो मिठाई वापस उसी की हो जाती है, तो अगर आपको कोई गाली भी देता है और आप एक्सेप्ट नहीं करते तो वो गाली भी वापस उसी की हो जाती है। आगे चलते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। डेवलप एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेट क्लियरली, और इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। मतलब रिलेशनशिप को आप मैनेज कैसे करेंगे? आप अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप बनाएंगे सबसे पहले तो सामने वाले के साथ, और अच्छे और हेल्दी रिलेशनशिप का तरीका क्या है? अच्छे से कम्युनिकेट करना सामने वाले के साथ। जितने अच्छे से आप सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करेंगे, जितने अच्छे से आप अपने मन के भाव उनके सामने रखेंगे, उतने ही अच्छे से आपकी रिलेशनशिप मैनेज होगी। इंस्पायर करना दूसरों को सही काम करने के लिए, और इन्फ्लुएंस करना अच्छे डायरेक्शन की तरफ। जैसा गांधी जी ने किया था। गांधी जी हिंदू और मुसलमान दोनों के लीडर बन गए थे खिलाफत मूवमेंट के दौरान 1920 में। तो जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को मैनेज किया होगा दोनों ही पक्षों के साथ में, समाज के अलग अलग समुदायों के साथ में, इसीलिए वो ये कर पाए थे। फिर आता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन में आता है परसिवरेंस, अचीवमेंट ड्राइव एंड एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन। अपने आप को मोटिवेट कैसे करेंगे? तो मोटिवेट करने का तरीका है परसिवरेंस, मतलब लगे रहना, हार ना मानना, लगे रहना। अचीवमेंट ड्राइव, पाने की जो आपके अंदर भूख है, जो गोल आपको पाना है, उसकी जो पाने की भूख है आपके अंदर, उसे अचीवमेंट ड्राइव कहते हैं। कुछ अचीव करने की भूख, अचीवमेंट ड्राइव। उसके बाद आता है एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन, मतलब इंस्टेंट हैप्पीनेस के बजाय डिलेड हैप्पीनेस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बजाय डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए, मतलब जो होता है ना कि पेन ऑफ, मतलब डिसिप्लिन एंड पेन ऑफ रिग्रेट। तो या तो आप अभी मज़े कर सकते हैं, या फिर अभी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, और फिर उस मुकाम को हासिल करने के बाद जो आपको कामयाबी मिलेगी उसके मज़े ले सकते हैं। तो इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसमें माइक टाइसन का एक एग्जांपल दिया जाता है कि जब माइक टाइसन बॉक्सिंग में एंटर करे थे, 18+ होते उन्होंने जो बॉक्सिंग फील्ड में 18+ बॉक्सिंग फील्ड में एंट्री ली थी, 5 साल तक उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया था। कोई उन्होंने सेक्सुअल पार्टनर नहीं रखा था, किसी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उन्होंने अपना सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन डिले किया ताकि वो एक बहुत ही सुपीरियर लेवल के एथलीट बन सके। अपने शरीर को प्रॉपरली उन्होंने एनर्जी जितनी भी उनमें थी, उन्होंने सारी एनर्जी बॉक्सिंग में झोंक दी अपनी। अब आगे चलते हैं कि यूटिलिटी क्या है ईआई की। तो ईआई की मेरे ख्याल से नॉट जस्ट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, हर इंसान के लिए ईआई की एक्सट्रीम यूटिलिटी है। अगर आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है ना, और आप अपने आजू बाजू के लोगों के लिए एक अच्छा इंसान बन के उनकी जीवन में एक पॉजिटिव
बदलाव लाना चाहते हैं या फिर एक पॉजिटिव सोर्स बनना चाहते हैं उनके जीवन का, तो भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब EI इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, सबसे पहले हम हर चीज़ को हम एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के बाद आपको जो पद मिलेगा उसमें ये ज़रूरी है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में क्या काम आता है? सबसे पहले हेल्पफुल इन हैंडलिंग लिमिटेशंस ऑफ वेबेरियन स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव ब्यूरोक्रेसी। अब स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव ब्यूरोक्रेसी आपको पता ही है, हम पहले भी देख चुके हैं कि जो बाय रूल चलती है, जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होती है। तो लॉजिक पे अगर आपको चलना है तो उससे लिए आपको अपने आप को इमोशनल होने से बचाना होगा। इमोशनल होना अच्छी चीज़ है, लेकिन इमोशन के भाव में बह जाना और डिसीजन ना ले पाना वो गलत चीज़ है। तो अगर आपको लॉजिकली और रैशनली डिसीजन लेने हैं ब्यूरोक्रेसी में, तो उसके लिए आप में इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना इतने तनाव में आप इमोशनल रिस्पॉन्स देना, हो सकता है आपको इमोशनल रिस्पॉन्स आ जाए। जैसे कि लाठी चार्ज का एग्जांपल जो है, अगर आप कहीं पे IPS ऑफिसर है, ऊपर से आदेश आए कि लाठी चार्ज करके दंगइयों को भगाइए, तो आप सोचेंगे कि लाठी चार्ज करूँगा, सामने वाले को चोट पहुँच सकती है, किसी की आँख फूट सकती है, किसी का सर फूट जाएगा, तो मैं कैसे, तो आप इमोशनल होकर अगर आप सोचेंगे तो दंगा कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। तो दंगइयों से स्ट्रिक्टली अगर आपको डील करना है तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, आपको ज़रूरतें समझनी पड़ेंगी लोगों की। सेकंड है टू चैलेंज ऑब्सोलीट स्टेटस को विच इज़ नॉट फुलफिलिंग इट्स पर्पस नाउ। क्या होता है, कभी कभार रूल्स ऑब्सोलीट होते हैं, पुराने होते हैं रूल्स, नए नीड्स के हिसाब से रूल्स नहीं बने होते, तो उनको चैलेंज करने के लिए, रूल्स के दबाव में डर के दबके ना रह जाने के लिए, उनसे ऊपर उठ के और सही डायरेक्शन में रूल्स को गाइड करने के लिए भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। जैसे कि इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम उस बूढ़ी महिला का, जिसके जो बाढ़ में सारे दस्तावेज गायब हो गए। अब उनको राशन शॉप से राशन चाहिए, राशन में खाना चाहिए, लेकिन उनकी जो राशन की कॉपी है, राशन कार्ड है उनका, वो गुम हो गया। तो ऐसे में अगर रूल्स नहीं बना रखे कि ऐसे में क्या करना है, तो इंसान बाय द रूल चलेगा और उस बूढ़ी महिला को, ज़रूरतमंद महिला को कुछ मिल ही नहीं पाएगा। लेकिन कोई जो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, वो समझेगा, सामने वाले के भाव को समझेगा, सामने वाले के इमोशंस को, पीड़ा को समझ पाएगा, खुद भी डरेगा नहीं उन इमोशंस से, उन लॉज और रूल्स के आगे। और फिर ऐसे में एक अच्छा मेथड ढूंढने की कोशिश करेगा, उनके आजू बाजू के लोगों से बात करेगा, बोर्ड के मेंबर्स से बात करेगा, वार्ड के मेंबर से बात करेगा, ग्राम सभा से बात करेगा। और फिर जब उन्हें पता लगेगा कि हाँ एक्चुअली में ये BPL की हैं, इनके पास अभी राशन कार्ड नहीं है, गुम गया, तो वो उन्हें मुहैया करवा देंगे ऐसे में। बाकी आता है टू हैंडल वैल्यू न्यूट्रलिटी। आपके मन में जो भी भाव हैं, वो हो सकता है कभी कभार आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इमोशनली रिस्पॉन्ड करने के लिए बोल दें। तो ऐसे में आपको जो वैल्यू न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है दोनों ही पक्षों के तरफ, वो करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए आप एक ऐसे जज हैं जिनके खुद के बेटे की जान जो है एक रोड एक्सीडेंट में चली गई थी, एक शराब पिए हुए व्यक्ति के कारण। ठीक है, अब आप ऐसे जज हैं, मान लीजिए आप जज की जॉब कर रहे हैं, और जब जज की नौकरी करते हुए, जजमेंट देते हुए आपके सामने एक ऐसा ही केस आ जाता है जिसमें एक इंसान को अक्यूज़ किया जा रहा है कि उसने ड्रिंक एंड ड्राइव करके किसी को हिट किया, और इस वक्त वो इंसान बेकसूर है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, उसको फंसाया जा रहा है। तो अगर आप वैल्यू न्यूट्रल नहीं होंगे, आप इमोशनली चार्ज हो जाएंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर, तो आप उस बेकसूर आदमी को भी जो है गलत ठहरा देंगे। आप ढंग से पूरी जांच पड़ताल देखेंगे ही नहीं, आप इमोशनल होके पहले ही रिएक्ट कर देंगे और पहले ही अपना जजमेंट दे देंगे। तो आपको फुल्ली वैल्यू न्यूट्रल होना पड़ेगा अच्छा जजमेंट देने के लिए, और उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। अपने इमोशंस को आप समझ लेंगे ना जब, कि हाँ यार मैं इस वक्त इमोशनल होकर जजमेंट दे रहा हूँ, आप अपने आप को रोक पाएंगे। टू हैंडल वैल्यू न्यूट्रलिटी वेयर समटाइम्स रूल्स बिकम्स द एंड, और ये रूल्स बिकम्स द एंड सबसे इंपॉर्टेंट है। जो रूल में लिख दिया वो ही बस अब वर्ड बाय द वर्ड चलने लगे, हम शब्दार्थ को पकड़ लेते हैं और भावार्थ को भूल जाते हैं। इंस्टेड ऑफ मीन्स, सही तौर तरीके और सही रास्ता अपनाने के बजाय, अब जज हो के आप सही रास्ता अपनाएं, पूरे एविडेंसेस को समझ से देखें, उनके बजाय आपने फटाफट एंड्स को देखा और जल्दी से जजमेंट दे दिया आपने। तो इसमें मीन्स बहुत ज़्यादा जरूरी है टू अचीव दी पर्पस। इसके आगे आता है टू हैंडल दी चेंजिंग रोल्स। समाज में धीरे धीरे हमारे रोल्स भी बदलते जा रहे हैं, और विद टाइम ही नहीं, एक ही टाइम में हमें कभी कभार अलग अलग रोल पूरे करने होते हैं। जैसे आप घर में ही देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय भी आप घर में ही देख लीजिए, आप बड़े भाई, तो
तो आपके अलग अलग रोल हैं। कभी कभी आपको अपने छोटे भाई को प्यार भी करना है, तो साथ ही साथ उसको डांटना भी अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो स्ट्रिक्टनेस और प्यार का दोनों का रोल एक साथ आपको निभाना है। तो ऐसे अलग अलग रोल होते हैं, जैसे कि एक तो डेवलपमेंटल रोल होता है, एक रेगुलेटरी रोल होता है। जैसे कि इसमें बेस्ट एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं कि जैसे डेवलपमेंट के लिए आपको जंगल का एक हिस्सा साफ करवा के वहाँ सिटी बनवानी है, लेकिन रेगुलेटरी रोल आपका ये भी है कि जंगलों की सफाई ना हो, रेगुलेट करना है आपको काम को, ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। तो ये दोनों रोल आपको साथ में निभाने हैं। डेवलपमेंट का काम हो गया स्कूल और हॉस्पिटल बनवाना, जिसमें आप जन कल्याण कर रहे हैं, और रेगुलेटरी काम हो गया लाठीचार्ज करवाना मुसीबत पड़ने पे, तो वो भी ज़रूरी है। तो इस प्रकार से दोनों ही काम ज़रूरी है। आता है क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम, ये भी दो अलग अलग प्रकार के जो हैं रोल्स हैं। ब्यूरोक्रेसी में डिसीजन मेकर की तरह है अगर आप, तो आपको खुद को ही डिसीजन लेना है। बाकी सिटीजन पार्टिसिपेशन भी समय समय पर जरूरी होता है जब जन सुनवाई होती है। या फिर इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर आप स्पाई हैं, मान लीजिए कोई जासूस है, सरकार के लिए काम करते हैं, तो आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बचा के भी रखनी है, अपने परिवार वालों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कि आप क्या काम करते हैं। साथ ही साथ आपको जो भी आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है एज ए स्पाई, वो सारी आपको सरकार को डिस्क्लोज भी करनी है। तो एट ए टाइम आपको दोनों रोल निभाने हैं। इसके बाद आता है हैंडल पर्सनल इश्यूज़। अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको स्ट्रेस भी बहुत होगा। आपने कोविड में लोगों को अस्पतालों में अपनी जान जाते हुए देखा है, खोते हुए देखा है। आप पुलिस वाले हैं तो आप कल को कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग देके, जैसे मान लीजिए आप किसी रेप के विक्टिम से मिल रहे हैं, आप मर्डर किसी का हो गया उसके परिवारजनों से मिल रहे हैं, तो ऐसे में आपको पर्सनल इश्यूज भी बहुत सारे आ सकते हैं। हो सकता है आपके घर में कुछ पर्सनल इशू हो जाए, फिर भी आपको ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, तो अपने आप को कैसे आप उस इमोशनल फीलिंग से अलग करके ऑफिस में 100% आप दे पाए, तो इसके लिए EI बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ जो है, अशोक खेमका जी की अगर आप सिचुएशन में होते हैं, आपको पता लग रहा है आपका दिन में ही 3-3 बार ट्रांसफ़र हो रहा है, एक ही दिन में IAS ऑफिसर होते हुए भी, क्योंकि आप ईमानदार हैं, तो उसके ऊपर उस ऐसे में केस में मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा टॉयल पड़ता है। इसके बाद चलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस में। जैसे कोविड के जो डॉक्टर्स थे, उनको घर पे भी संभालना था, अपने घर वालों की भी जो है जान माल की उनको टेंशन थी, और फिर ऐसे में जो उनकी जो लाइफ थी, उनका मेन गोल जो था डॉक्टर में दूसरों की सेवा करना, वो भी उनको फुलफिल करना था। सरदार पटेल जी का इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें हमें देखने मिला था कि उनकी जो एक बार अब जब वो कोर्ट में केस लड़ रहे थे, तब अचानक उनके पास एक चिट्ठी आती और वो पढ़ के देखते हैं और उसको फोल्ड करके जेब में रख लेते हैं, फिर केस लड़ना कंटिन्यू करते रहते हैं। और फिर बाद में जब केस ओवर हो जाता है तब उनसे पूछा गया था कि ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन थी जो आप कोर्ट के बीच में आई, तो उन्हें पता लगता है कि वो बताते हैं कि इसमें खबर आई थी मेरे वाइफ के देहांत की, कि वो अब शांत हो गए, वो नहीं रही। तो जज और बाकी सभी लोग, ऑपोजिशन के लोग भी बोलते हैं आपने हमें बता दिया होता, हम इसको डिले करवा देते, लेकिन वो इतने इंटेंस प्रेशर को भी झेल गए और वो उस वक्त कोर्ट के केस को कंटिन्यू करते रहे। तो इसे कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। सेल्फ मोटिवेशन भी, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग पामे के केस में हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया और बिना किसी की गाइडेंस के इतने बड़े मूवमेंट को लीड किया, पीपल्स रोड बनवाई 100 किलोमीटर लंबी। अब आता है हैंडलिंग इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज। अभी तक तो था हैंडलिंग दी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज, अब आएंगे इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस आपको केवल खुद को हैंडल करने के लिए नहीं चाहिए, आपके आजू बाजू में जो आपके डिपार्टमेंट में और लोग काम करते हैं उनको हैंडल करने के लिए भी तो चाहिए। जैसे कि मैनेजिंग फिक्शंस, लॉबिंग हो जाती है, ग्रुपिज्म हो जाता है, अलग अलग लॉबियाँ बन जाती है, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, उन सबको हैंडल करने के लिए, क्योंकि अलग अलग ग्रुप के अलग अलग इंटरेस्ट है। अब किसी एक के लिए अगर आप काम करो, हो सकता है आप फार्मर्स की भले के लिए बात करो तो हो सकता है इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हो रहा हो, और इंडस्ट्रीज़ की बात करो तो फार्मर्स को नुकसान हो रहा हो, तो इस चीज़ की प्रॉब्लम्स में आपको देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इलेक्शन ड्यूटी बेस्ट एग्जांपल है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें आपके पास ना ही मैन पावर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के खुद की कोई वर्कफोर्स नहीं होती, वो जो नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उन्हीं को हायर कर लेते हैं, उन्हीं को काम में लगाते हैं। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर एंड जूनियर,
अब पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनका बेस्ट एग्जांपल पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं। अब आपको एक ऐसी पुलिस फोर्स बनानी है जिसमें भाईचारा हो, सब अपने आप की एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सब जो है मिलजुल कर काम करते हैं। तो उसमें और साथ ही साथ पुलिस सिस्टम में जो हायरार्की जरी है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए और जो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सीनियर और जूनियर के बीच में जो हायरार्की चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों को मैनेज करने के चक्कर में काफ़ी बार जो होता है पुलिस की जो जॉब होती है वो काफ़ी टफ हो जाती है। तो ऐसे में एक हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर ही इनको मैनेज कर सकता है। जैसे कोई सीनियर है, सीनियर को अपने जूनियर्स के साथ अच्छा रिलेशन भी रखना है कि उनके अंदर एक फैमिलियर माहौल बने, फैमिली जैसा एक दूसरे के प्रति भाइयों जैसा प्यार हो। लेकिन साथ ही साथ सीनियर को उनके ऊपर एक इफेक्टिव कमांड भी रखनी है, कंट्रोल भी रखना है। तो ये दोनों रिलेशनशिप जो है ऐसे में मैनेज करना मुश्किल पड़ जाता है बिना इमोशनल इंटेलिजेंस के। इसके अलावा टीम बिल्डिंग, कोलैबोरेशन, ठीक है। अब आपको किसी मान लीजिए कोई फॉरेस्ट के रिहैबिलिटेशन का काम आपको दे दिया कि आपको वहाँ पे रिहैबिलिटेट करना है पूरे फॉरेस्ट को, जो अभी रिसेंटली नुकसान हुआ था जिस फॉरेस्ट को। तो इसमें समझदारी होगी कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, जनजातियाँ हैं, जो वहाँ के आसपास के गांव हैं, उनसे आप कोलैबोरेट कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो कि किस प्रकार के पेड़, वहाँ की खास प्रजातियाँ क्या है पेड़ों की, वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे से उग पाती हैं। उनसे लोकल जो उनका एंशिएंट ट्राइबल नॉलेज है वो उनसे लेके आप उस पर काम कर रहे हो। तो इसके लिए इमोशनली आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, दूसरों के भावनाओं को समझना पड़ेगा, कहाँ पे सेक्रेड ग्रूव है, कहाँ कौन से ट्राइब कौन से पहाड़ को जो है भगवान मानता है, कौन सा ट्राइब मानता है कि कौन सा पहाड़ उनके लिए सेक्रेड है, कौन सा जंगल उनके लिए सेक्रेड है, तो उनको अवॉइड करते हुए काम करवाना जंगलों में। फिर आता है मोटिवेटिंग दी स्टाफ। अब जैसे इसमें एक बहुत ही दुख भरी एक ये फैक्ट है कि हर रोज़ लगभग 20 सीआरपीएफ के जवान जो हैं पूरे इंडिया में से हर रोज़ रिज़ाइन करते हैं। अब इस न्यूज़ को देखते हुए हमें ये लगेगा कि यार सीआरपीएफ की जॉब में इतना बुरा हाल है कि लोग मोटिवेटेड भी नहीं है बिल्कुल काम करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत टफ जगहों पे भेजा जाता है, पीपल इंटरेक्शन बहुत कम होता है, उनके सीनियर्स उनसे बहुत ज़्यादा रूडली और स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, उनको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती। तो ऐसे में वो इतने सारे लोग रोज़ रिज़ाइन कर रहे हैं। तो मोटिवेट करना ऐसे में अपने जूनियर्स को, अगर आप सीआरपीएफ के ऑफिसर हैं, कितना टफ हो जाएगा। बाकी लीडरशिप स्किल जो है ई श्रीधरन की हम देख सकते हैं। मेट्रो मैन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, जिन्होंने गिवन टाइम से भी कम टाइम में दिल्ली का मेट्रो का काम पूरा करा और बहुत ही इफेक्टिवली अच्छे से काम पूरा किया, कभी उसमें कोई शिकायतें नहीं आई। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस इन पब्लिक रिलेशन। अभी तक हमने एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस में देखा, फिर उसके बाद हमने देखा इमोशनल इंटेलिजेंस इन इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस, एंड उसके बाद हम देख रहे हैं पब्लिक रिलेशन में, पब्लिक से जो आपका रिलेशन होगा, पब्लिक को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले तो टॉलरेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इमोशनल इंटेलिजेंस। जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं। तो ऐसे में जो कुछ राउडी सिटीजन होते हैं, ज़्यादा गुस्सा करते हैं पुलिस वालों से या फिर अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर से ढंग से बात नहीं करते, उनको हैंडल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। उनके गुस्से में, उनको देख के आप गुस्से में बह नहीं जाएंगे, लेकिन बल्कि उनकी ज़रूरतों को लॉजिकली समझेंगे, उन्हें ढंग से समझाएंगे कि इस तरीके से बदतमीज़ी से बात करके कुछ काम नहीं होता, आपको ढंग से आगे बढ़ना पड़ेगा। मॉब जो है, भीड़ जो है, दंगइयों की भीड़, उनको हैंडल करना पड़ेगा। मीडिया के जो क्वेश्चन है, कभी कभार मीडिया बंधु जो होते हैं वो आके एकदम से बदतमीजी सवाल पूछते हैं, उल्टे सीधे उलझाने वाले सवाल पूछते हैं, गुस्सा दिलाने वाले सवाल पूछते हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। एम्पैथी जो है जगाने के लिए, मन में एम्पैथी की भावना जगाने के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि एम्पैथी जब तक आप में नहीं होगी आप जन कल्याण में काम कर ही नहीं पाएंगे, आप जुड़ ही नहीं पाएंगे, आपका मन ही नहीं करेगा, दिल से भावना नहीं आएगी, आप एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी में कभी नहीं बदल पाएंगे। और ये टर्म हम पहले भी देख चुके हैं, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ज़रूरी होती है, एम्पैथी ज़रूरी होती है, डेडिकेशन ज़रूरी होता है। तो हमें चाहिए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। आगे चलते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग पामे इसका बेस्ट एग्जांपल है। वो कितने कमिटेड थे, एम्पैथी थी उनके अंदर वहाँ के लोकल लोगों को लेके, इसीलिए उन्होंने 100 किलोमीटर लंबी पीपल्स रोड बनवाई, मेहनत करी खुद। इंटेग्रिटी का हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है तो जो आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है पॉलिटिशियंस का, गैंगस्टर्स का, बिजनेस लॉबी का, अलग अलग सीनियर्स का, उसको हैंडल कैसे करेंगे।
तो उस प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे तभी तो आप अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, आपकी जो सीख हैं, आपके संस्कार हैं, आपके आदर्श हैं, उन पर टिके रहेंगे। तो उनको हैंडल करने के लिए, सारे प्रेशर को हैंडल करने के लिए आप में इमोशनल इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, तभी आप इंटेग्रिटी को प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे कि आपको पैसे के टेम्पटेशन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा रिश्वत मिल रही है, तो अपने आप को अपने उस लालच से बचा पाना, लालच के उस भाव को, इमोशन को समझना और उससे ऊपर उठ पाना। बाकी टी.एन. शेषन का एग्जांपल ले सकते हैं, उनके ऊपर भी बहुत पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा था लेकिन वो उसके आगे नहीं झुके थे। सोशल कैपेसिटी की बात करें तो कम्युनिटी इनिशिएटिव हो सकता है कोई, तो सारी कम्युनिटी को एकत्रित करके एक सही डायरेक्शन में पुश कर पाना, उसके लिए चाहिए क्रेडिबिलिटी। अगर आपको अपनी बनाए रखनी है तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी जो होता है वो ज़्यादा क्रेडिबल माना जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये इमोशनली होकर डिसीजन लेने के बजाय लॉजिकली लेते हैं, लोगों की इमोशंस को समझते भी हैं, लोगों की इमोशनल नीड्स को भी समझते हैं और उनको सोचते हुए इमोशनल रिस्पॉन्स के बजाय एक लॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं। तो ऐसे में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि हाँ, ये इंसान कितनी ढंग से सभी की ज़रूरतों को समझते हुए शांत मन के साथ डिसीजन लेता है। बेटर कम्युनिकेशन हो पाता है, कामनेस के साथ आप डिसीजन लेते हैं, नॉन वर्बल डिसीजन आप ले पाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बेटर कर सकते हैं आप। अलग अलग लोगों में जो लड़ाई हो रखी है तो आप एक ऐसे मुद्दे पर, ऐसे किसी मुद्दे पे जो कि हाईली इमोशनल, उसमें भी एक नॉन इमोशनल होते हुए एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल एडवाइस दे सकते हैं। तो अलग अलग पक्षों में जो लड़ाई हो रही है उसको आप सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए राइट्स हो गए, कहीं दंगे हो गए, उसमें कई लोगों की जान चलेगी, तो अब आपको उनके परिवारजनों से जाके मिलना है और उनको उनके सामने सद्भावना अपनी जो है प्रेजेंट करनी है, एम्पैथी के साथ उनसे बात करना है, उनको हिम्मत देनी है कि प्रशासन उनके साथ है, तो उसके लिए चाहिए। बाकी ग्रीवेंस रिड्रेसल ज़रूरी है, फील्ड विजिट जो होते हैं डीएम द्वारा, जन सुनवाई जो होती है उसमें लोगों से मिलके वो ग्रीवेंस, उनके जन सुनवाई में ये तो होता है उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल चाहिए। बाकी इंक्लूसिवनेस चाहिए, लोगों के मन में जो बड़े अफसर उनको लेके माई बाप एटीट्यूड रहता है कि सरकार तो हमारी माई बाप है, आप बड़े अफसर तो हमारे माई बाप हैं। तो ये जो माई बाप एटीट्यूड को आपको हटाना है तो आपको लोगों से जाके जुड़ना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि आप उनके सेवक हैं, आप जन सेवक हैं। तो उसके लिए इंक्लूसिवनेस के लिए आपको उनसे, उनके इमोशंस को समझते हुए उनमें से इमोशनली कनेक्ट करना होगा। तो इंक्लूसिवनेस के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ की अगर बात करें तो रूल ऑफ लॉ जो है, रूल्स जो हैं, तरीके जो बताए गए हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है, उस पर टिके रहने के लिए आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। फेक एनकाउंटर करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि ये कोई पॉलिटिकल जो है, फ़िलहाल जो पॉलिटिकल जो रूलिंग एलिट्स हैं उनके अगेंस्ट कोई गैंगस्टर खड़ा हो रहा है तो उसका एनकाउंटर कर दो, फेक एनकाउंटर कर दो, जबकि वो सरेंडर कर रहा है फिर भी कर दो। बट ऐसे में आपको रियल एनकाउंटर में जो बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए होते हैं, हिम्मत चाहिए होती है वो करने के लिए, और फेक एनकाउंटर की मंशा से अपने आप को बचाने के लिए, फेक एनकाउंटर करने के ऊपर आपके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उससे अपने आप को बचाने के लिए, दोनों में आपको रूल ऑफ लॉ चाहिए। बाकी गुड गवर्नेंस के लिए भी आपको सेम इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। अब किस तरीके से कोई इंसान इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकता है, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इनका शॉर्ट ट्रिक, बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि आप अपने अंदर जिस जिस तरीके से आपने अपने आप को इमोशंस को समझना सीखा है, कंट्रोल करना सीखा है, वो देखें और फिर उसके हिसाब से पहले पॉइंट्स बनाए मन में। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसका आंसर मन से सोचिए, किस किस ने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई है, और या फिर आप खुद से भी सीखें तो क्या क्या प्रक्रिया के थ्रू आप सीखें, और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो हम इमोशनल इंटेलिजेंस सीखते हैं वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, कि जैसे पेरेंट्स हम बचपन में लेके हमें इमोशनली सपोर्टिव होते हैं। बच्चे जो बच्चे अपने बचपन में ही अपने माँ बाप से बहुत ही अच्छा इमोशनल सपोर्ट पा लेते हैं, वो बच्चे बड़े होकर भी मेंटली ज़्यादा स्टेबल बन पाते हैं, वो इमोशनली ज़्यादा स्टेबल बन पाते हैं, वो जल्दी भावनात्मक रिएक्शन देने के बजाय सोच समझ के रिएक्शन देते हैं। तो पेरेंटिंग जो है वो इमोशनली सपोर्टिव होनी चाहिए। और दूसरों को मदद करने की जो भावना हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, वृद्धाश्रम से विज़िट करके हम सीख सकते हैं, या फिर जो वार्ड होते हैं जहाँ पे अनाथालय जो होते हैं उनकी हम विज़िट करके उनसे हम सीख सकते हैं इमोशनल रिस्पॉन्स, इमोशनल इंटेलिजेंस।
बाकी हैबिचुअल सेल्फ इंटरसेप्शन, जर्नलिंग जो होती है, रोज़ सुबह उठ के डायरी लिखना और देखना कि भाई कल मैंने क्या गलत किया था, आज मैं उसको कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या गलत चल रहा है। तो जर्नलिंग का जो एक्टिविटी है उससे हम हैबिचुअल सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाते हैं। बाकी आता है इमोशनल लिटरेसी। इमोशनल लिटरेसी में क्या होता है कि अपने आप को इमोशनली ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेट बनाना, अलग अलग लोगों से जो इस मुद्दे के बारे में बहुत जानते हैं उनसे बात करना, साइकोलॉजी की, ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन इमोशनल इंटेलिजेंस की किताबें पढ़ना। इस प्रकार की किताबें पढ़ के, या फिर जो है थेरेपिस्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इनसे मिल के आना, इनसे जानना कि मैं स्ट्रेस को और अच्छे से कैसे हैंडल करूं। ये आपको अलग अलग टेक्निक्स बताते हैं। एक आम जो कंसेप्शन बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि साइकोलॉजिस्ट्स वगैरह से तो केवल वही लोग मिलने जाते हैं जो कि पागल होते हैं, जिन्हें कोई मेंटल बीमारी होती है। ऐसा नहीं होता। ये जो दिमाग है ये भी एक ऑर्गन की तरह है। हमारे हाथ में दर्द हो सकता है लेकिन हम उसको निंदा की तरह नहीं देखते हो, वो इसके हाथ में दर्द हो रहा है, नहीं कोई बात नहीं, हाथ में दर्द हो रहा है। तो उसी प्रकार से सर में, दिमाग में भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है और आप स्ट्रेस को हैंडल करना सीखना चाहते हैं। आपको जब भी एग्ज़ाम आती है आपको स्ट्रेस बहुत हो जाता है, नींद नहीं आती, तो इसमें आप बिल्कुल जाइए एक साइकाइट्रिस्ट के पास और उनसे जाके बात करके आइए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बात करिए, उनसे शेयर कीजिए। इन लोगों के पास इतनी अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं अपने प्रेशर को हैंडल करने की, ये आपको आराम से बता सकते हैं और बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं। और हम हर चीज़ में एक्सपर्ट से एडवाइस लेना सही मानते हैं, पर इस चीज़ में हम सोचते हैं कि नहीं, ये हम खुद ही देख लेंगे, हम अपने माँ बाप से पूछ लेंगे, दोस्तों से पूछ लेंगे, पर जो प्रोफेशनल होगा उनसे नहीं पूछेंगे। आप बताइए, आपको अगर आँख में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डॉक्टर से पता करके तो चश्मा पहनेंगे ना। तो जब आँख में प्रॉब्लम होती है आप 2 मिनट में डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो स्ट्रेस हो रहा है, साइकोलॉजी में जो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें क्यों नहीं जा रहे आप साइकोलॉजिस्ट के पास। तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए और मेंटल हेल्थ पे और अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इसमें हम आगे चलते हैं, जैसे रिलीजन पे आते हैं। तो रिलीजन हमें बहुत अच्छे से इमोशनल इंटेलिजेंस बनाता है। जैसे मध्यम मार्ग के बारे में बुद्धिज्म बात करता है, तो मध्यम मार्ग यही है कि इमोशनल रिस्पॉन्सेज में नहीं जाना, हमें एक्सट्रीम्स में नहीं जाना, हमें लॉजिकली सोच के मध्यम मार्ग लेना है। फिर आता है शादवाद और अनेकांतवाद, जैनिज्म वाले हैं, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सर्विस ऑफ अदर्स, दूसरों की जब हम सेवा में लग जाते हैं तो हम ज़्यादा इमोशनली उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, उनके भाव को समझ पाते हैं, उनके पीड़ा को समझ पाते हैं जब हम उनकी सेवा करना शुरू करते हैं। तो सिखिज़म ये हमें सिखाती है कि निष्काम कर्म जो है वो हमें हिंदुज़म सिखाता है, जिसमें हम फल की चिंता नहीं करते बल्कि कर्म को सिर्फ कर्म के कारण करते हैं, क्योंकि कर्म वो हमारा कर्म है, उसको करके ही हम अपना धर्म निभा सकते हैं। तो इसलिए निष्काम कर्म की तरफ हमें हिंदुज़म आगे बढ़ाता है। बाकी मेडिटेशन, योगा या फिर जिम करके आपको बहुत जो है डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो आप योग करिए, मेडिटेशन करिए, जिम करिए, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे उसके बाद। क्योंकि रोल मॉडल हम देख सकते हैं, MS धोनी जो है मिस्टर कूल के नाम से जाने जाते हैं और इनकी जो कैप्टनसी थी वो बहुत फेमस थी। बहुत ही कभी गुस्सा करते हुए इनको नहीं देखा गया, बहुत ही शांत होकर इन्होंने अपने पूरे जीवन में कैप्टनसी और क्रिकेट में अच्छा रोल निभाया। इसके अलावा गोल ओरिएंटेशन जो है, जैसे कि ई श्रीधरन द्वारा जो दिखाया गया था कि उन्होंने कैसे जो अपना गोल था मेट्रो बनाने का वो बहुत ही लिमिटेड टाइम में पूरा किया। उसके अलावा सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की हम बात कर सकते हैं। जैसे भारत भ्रमण किया था गांधी जी ने 1915 में, आते ही भारत भ्रमण, तो वो सेंसिटाइज कर रहे थे अपने आप को लोगों की ज़रूरतों से लेके। जस्टिस वेंकटेश का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इनको जब LGBTQ जो समुदाय होता है उससे रिलेटेड एक कोर्ट में एक केस पे जजमेंट देना था, तो उन्होंने डायरेक्टली उस केस की सुनवाई से पहले अपने आप को थोड़े दिन के लिए इस मुद्दे से बाहर लेके इसके बारे में पूरी पढ़ाई करी, अच्छे से समझा, इसकी गहराई तक गए और फिर उसके बाद इस कोर्ट में इसके केस पे जजमेंट दिया। तो पहले उन्होंने अपने आप को सेंसिटाइज किया, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ली। इसके अलावा रोल ऑफ मीडिया, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जैसे कि हमने माइग्रेंट्स के क्राइसिस के बारे में जब जाना कोविड-19 के दौरान जो उनको हो रहा था, तो उससे हम ज़्यादा इमोशनली उनसे जुड़ पाए, तो इमोशनल इंटेलिजेंस उससे भी बढ़ी। अब इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे कि बाकी सब की तरह ये भी ऑब्जेक्टिविटी की तरह ही ये भी एक दो-धारी तलवार है, डबल एज्ड स्वॉर्ड। तो इसके फ़ायदे हमने देखे, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं और नुकसान या फ़ायदे दोनों ही है ना, डिपेंड करते हैं यूज़ पे। चीज़ अच्छी है,
अगर आप गलत तरीके से यूज़ करोगे तो उससे नुकसान भी अच्छा खासा किया जा सकता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का नुकसान क्या है? आपने खुद के इमोशंस को समझ लिया, सामने वाले को समझ लिया, खुद के इमोशंस को मैनेज कर लिया और सामने वाले को मैनेज करके इस डायरेक्शन में डाल रहे हैं जिस डायरेक्शन में उसका नुकसान और आपका फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि आप उनको बहला रहे हैं, आप उनको गलत डायरेक्शन में भेज रहे हैं, आप उनको हेट करना सिखा रहे हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी के लिए ये करवाना भी बहुत आसान होगा। और कुछ ऐसा ही किया था हिटलर ने भी। उसने ब्रेन वॉश कर दिया था सभी लोगों का जो उस वक्त जर्मनी में रहते थे जूस के खिलाफ, ये बता के कि जूस तो हैं बहुत बुरे लोग होते हैं, जूस के कारण हम जो है वर्ल्ड वॉर 1 में हार गए। जबकि जूस ने कम से कम 1 लाख से ज़्यादा अपने बच्चों को भेजा था वर्ल्ड वॉर 1 में सोल्जर्स की तरह, और 12,000 से ज़्यादा जूस की तो जानें भी चली गई थी। तो हिटलर ने इस प्रकार से उनकी ब्रेन वॉशिंग करी थी। और जैसे हम देखते हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जिहाद के नाम पे सुसाइड बॉम्बर्स कैसे तैयार कर लेती हैं, तो वो इमोशनली उनको मैनिपुलेट कर देते हैं क्योंकि वो हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं इनके लीडर्स, इसीलिए उनको मैनिपुलेट कर पाते हैं। बाकी ये यूज़ करी जाती है पॉलिटिशियंस द्वारा भी वोट गेन करने में, जाति या धर्म के नाम पर लोगों को हेट स्पीच दे के मोटिवेट करके उनसे वोट बटोर लिए जाते हैं। यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स टू चैनल फंड्स इन पिंक शेयर्स। जो स्टॉक ब्रोकर्स आपने देखे होंगे हर्षद मेहता वाले टीवी सीरीज़ में और अलग अलग वीडियोस में, अगर आपने देखा होगा कि स्टॉक ब्रोकर्स किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट कर देते हैं कि आप करोड़पति बन जाएंगे और आप मिलियनेयर बन जाएंगे, पैसे इतने होंगे आपको पता नहीं चलेगा कहाँ खर्च करना। तो इस तरीके से बेवकूफ़ बना के उनको पिंक शेयर्स में डलवा देता हूँ, उनसे पिंक शेयर्स में इन्वेस्ट कर। पिंक शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनकी जो बहुत रिस्की शेयर होते हैं, जिनका पैसा कमाना लगभग बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल सा होता है। बाकी आती है MLM स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम। ये भी आपने इसका एग्जांपल देखा होगा कि आप टिके रहिए, आप 3 लोगों को और लेके आइए, फिर वो 3 लोगों को लाएंगे तो आपकी पोजीशन बढ़ेगी। तो इस प्रकार की MLM स्कीम जो होती है वो भी इसी तर्ज पे काम करती है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है एटीट्यूड। और एटीट्यूड के बारे में हम पहले भी काफ़ी बार देख चुके हैं, पर फिर देख लेते हैं। पर जो डेफिनेशन हमें पहले से पता थी उसको एक बार रिवाइज करते हैं मन में, कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या आइडिया के प्रति पसंद करने की फीलिंग या नापसंद करने की जो फीलिंग है, लाइकलीनेस और डिसलाइकलीनेस की जो फीलिंग है, अनलाइकलीनेस की जो फीलिंग है, उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। जो कि आती कहाँ से है? आती है हमारे कोर बिलीफ और वैल्यूज से। कोर वैल्यूज से और कोर बिलीफ से इंस्पायर होके किसी भी वस्तु, व्यक्ति या आइडिया के प्रति जो पसंद या नापसंद का जो भाव है उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। सो एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द वे इन विच अ पर्सन व्यूज एंड इवैल्यूएट समथिंग और समवन। हम किस प्रकार से किसी चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं या उसे देखते हैं, उसे एटीट्यूड कहते हैं। A predisposition or a tendency to respond positively। प्रीडिस्पोजिशन मतलब पहले से ही जो हमारे मन में भावना चल रही है ना। प्रीडिस्पोजिशन या फिर कोई टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना या नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करना। किसके प्रति? किसी आइडिया के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी पर्सन के प्रति या फिर किसी सिचुएशन के प्रति। किसी भी आइडिया, ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन के प्रति पॉजिटिवली या नेगेटिवली रिएक्ट करने की जो हमारी टेंडेंसी है उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। अब रिलेशनशिप क्या होता है बिलीफ, वैल्यू और एटीट्यूड के बीच में, और बिहेवियर, बिलीफ, वैल्यू, एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में। सबसे पहले बिलीफ क्या होता है? बिलीफ जैसे हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, ये मेरा बिलीफ है, ये उसका बिलीफ है, ये हिंदू रिलीजन में ये बिलीफ होते हैं, इस्लाम में ये बिलीफ होते हैं। तो बिलीफ क्या होते हैं? ऐसे अजम्पशंस होते हैं, ऐसी मान्यताएं होती हैं जो कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर या फिर हमें जो पूर्वजों द्वारा ज्ञान दिया गया उसके आधार पर वो बेस्ड होती हैं। और ज़रूरी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ज़रूरी नहीं है कि वो लॉजिकल हो। लॉजिकल हो सकती हैं बट ज़रूरी नहीं है कि वो लॉजिकल ही हों। तो उन अजम्पशंस को, उन मान्यताओं को हम बिलीफ कहते हैं। बिलीफ आर अजम्पशंस एंड कन्विक्शंस वी होल्ड
टू बी ट्रू, जो हम सच मानते हैं, वी होल्ड टू बी ट्रू बेस्ड ऑन पार्ट एक्सपीरियंसेस, हमारे एक्सपीरियंसेस पे, एंड मे नॉट नेसेसरीली बी बेस्ड ऑन लॉजिक, और नॉट नेसेसरीली बी बेस्ड ऑन लॉजिक, जरूरी नहीं है कि वो लॉजिक पे बेस्ड हो। तो ये जो डेफिनेशंस है ना, ये आपको वर्ड टू वर्ड याद कर लेनी है। आप इनसे कुछ आसान डेफिनेशन आपको कहीं से मिल जाए जो सारे पॉइंट्स कवर कर रही हो, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिवली, आइडिया, ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिचुएशन, सारे पॉइंट्स कवर कर रही हो, तो आप वो याद कर लीजिएगा। लेकिन ये डेफिनेशंस जो हैं ये बहुत ही आसानी से याद करी जाने वाली हैं सभी की सभी, तो इन्हें याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझते समझते आपको याद भी हो जाएंगे। एटीट्यूड का हो गया, बिलीफ का हो गया, अब हम वैल्यूज़ पे चलते हैं। तो वैल्यूज़ आर इम्पोर्टेंस, ये हमने फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट टॉपिक हमारा वैल्यूज़ ही था, हम वहीं से देख के आते हैं। किसी भी चीज़ को हम जो डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस देते हैं ना, किसी भी चीज़ को, वो उसकी वैल्यू बन जाती है। अब मैं मान लीजिए ब्लू कलर को बहुत इंपॉर्टेंस दूँ और रेड को बिल्कुल नहीं दूँ, तो मेरे लिए ब्लू की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी रेड के प्रति, रेड के मुकाबले। तो ऐसे में तो वैल्यू क्या हो जाती है, द इम्पॉर्टेंस वी अटैच टू आइडियाज़, या फिर थिंग्स, कुछ भी, द इम्पॉर्टेंस वी अटैच टू आइडियाज बेस्ड ऑन थिंग्स, कॉन्सेप्ट एंड पीपल, मोर रेजिस्टेंट टू चेंज देन बिलीफ। तो बिलीफ के एक कदम आगे जो होता है वो वैल्यू हो जाती है। तो बिलीफ में जब हम कमिटमेंट दिखा देते हैं, बिलीफ के प्रति हम बहुत ज़्यादा कमिटेड हो जाते हैं, हम बिलीफ में गहरा विश्वास करने लग जाते हैं, तो वो विद टाइम वैल्यू में बदल जाता है। बिलीफ में जब हम कमिटमेंट दिखाते हैं तो वो वैल्यू में बदल जाता है। अब एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड किसी चीज़ के प्रति लाइकलीनेस या डिसलाइकनेस की वैल्यू जो कि आती है कोर वैल्यूज से, ऐसी फीलिंग जो कि कोर वैल्यूज से और बिलीफ से आती है। इसके आगे चलते हैं हम, कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, तो इसको इस मॉडल में याद किया जाता है, इसको कैप मॉडल में याद किया जाता है, CAB। और ये मॉडल है कॉग्निटिव मॉडल, कॉग्निटिव कंपोनेंट, ये अफेक्टिव कंपोनेंट और एक बिहेवियरल कंपोनेंट, ये 3 इसके कंपोनेंट है। अब इनको देखते हैं टॉपिक वाइज। कॉग्निटिव क्या होता है, मैं पहले भी बता चुके हैं, जो ओपिनियन से, दिमाग से रिलेटेड होता है, कॉग्निशन से, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड होता है, सोचने समझने की शक्ति से, लॉजिक से जो रिलेटेड होता है वो होता है कॉग्निटिव। तो कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंडिविजुअल्स ओपिनियन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर वस्तु के प्रति आपका जो ओपिनियन होता है उसे कॉग्निटिव कंपोनेंट कहते हैं एटीट्यूड का। जैसे कि आई बिलीव स्पाइडर्स आर डेंजरस, ये मैं मानता हूँ कि मकड़ियाँ जो होती हैं वो डेंजरस होती है, आई बिलीव। अब यहाँ पे आपका अफेक्टिव कंपोनेंट नहीं दिख रहा, आप ये नहीं दिखा रहे कि आप उससे कैसे अफेक्ट होते हो, आप ये बता रहे हो कि आपकी मान्यता क्या है, आप सोचते क्या हो उसके बारे में, आपका ओपिनियन बताया जा रहा है। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट में ओपिनियन बताया जाता है। Cognitive and affective components are interrelated, but they might not always overlap. Interrelated होते हैं पर जरूरी नहीं है एक ही हो। अब हम इसको अच्छे से समझने के लिए affective component देखते हैं। It is the emotional response. Cognitive component था opinion, ठीक है, और affective component क्या है, emotional response है। किसी भी चीज़ के प्रति जो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स होगा, लाइकलीनेस या डिसलाइकलीनेस का, उसे अफेक्टिव कंपोनेंट कहेंगे एटीट्यूड का। और उसके प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति जो हमारा ओपिनियन होगा वो होगा कॉग्निटिव कंपोनेंट। इट इज़ ऑफन आवर फर्स्ट रिएक्शन। तो किसी को चीज़ को देखते, जैसे आपने कोई चीज़ टेस्ट करी, मान लीजिए आपको नहीं पता वो क्या, कौन सी डिश है, आपने टेस्ट करते ही आपका मुंह अच्छा बन गया या फिर एकदम से खराब मुंह बन गया, तो जैसा भी मुंह आपका मुंह बना है, जो आपका फर्स्ट रिएक्शन है, तो वो आपका एटीट्यूड का अफेक्टिव कंपोनेंट है। और फिर उसके बाद अपना जब आप ओपिनियन देगी कि यार इसमें नमक बहुत ज़्यादा है, तो वो आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है अफेक्टिव कंपोनेंट, और नेगेटिव भी हो सकता है। अफेक्टिव जो होता है वो फीलिंग्स बेस्ड होता है, और कॉग्निटिव जो ओपिनियन हम सोच के देते हैं वो थिंकिंग बेस्ड होता है। अब स्पाइडर्स, यू बिलीव स्पाइडर्स आर डेंजरस, आपकी मान्यता है कि मकड़ियाँ डेंजरस होती हैं। अब अफेक्टिव कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, इसलिए आप डरे हुए हैं उनसे, आप उनसे डरते हैं क्योंकि वो डेंजरस होती हैं। कॉग्निटिव हो गया कि आपको डेंजरस लगती हैं, अफेक्टिव हो गया कि आपको उनसे डर लगता है, तो ये आप इमोशनली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनके प्रति, डर दिखा रहे हैं अपना। फिर थर्ड आता है बिहेवियर कंपोनेंट, ये है वर्बल या नॉन वर्बल बिहेवियरल टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल।
उसको देख के आपने रिएक्ट कर दिया, आप उससे कैसे अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे नहीं कि आपने रिएक्ट कर दिया। कैसे? आई एम अफ्रेड ऑफ समथिंग, अफ्रेड है, ये हो गया अफेक्टिव कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है और हाँ, आप उससे डरते हैं, इस कारण से आप उन्हें देखते ही भागने लग जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। तो आप उनसे डरते हैं, वो हो गया अफेक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। डरते क्यों है? क्योंकि वह आपको लगता है कि वो डेंजरस है, तो ये आपका ओपिनियन था, तो वो हो गया कॉग्निटिव कंपोनेंट, क्योंकि वो आपको लगता है डेंजरस है। डेंजरस है इसलिए आप उनसे डरते हैं, ये आपका इमोशनल रिस्पॉन्स है, इसलिए आपका इफेक्टिव कंपोनेंट हो गया। और फिर आप उसको देख के क्या बिहेवियर दिखाते हैं, वो है कि आप उनसे डरते हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट, सॉरी, आपको वो डेंजरस लगती है कॉग्निटिव कंपोनेंट, आप उनसे डरते हैं इफेक्टिव कंपोनेंट, इसलिए आप उनको देखते ही भाग उठते हैं। तो जो भाग देते हैं वो है आपका बिहेवियरल कंपोनेंट, कि आप ऐसे बिहेव करते हैं। तो माइट, रन और शाउट या फिर चिल्लाऊंगा इस बिहेवियर। तो आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर एंड स्क्रीम व्हेन आई सी वन, ठीक है। तो ऐसे में इसको थोड़ा सा समझने के लिए पहले कॉग्निटिव बिहेवियर में आप उसमें ओपिनियन दिखाएंगे, ठीक है, जो कि थिंक करके होगा, ओके। फिर आता है अफेक्टिव कंपोनेंट, जिसमें आप फीलिंग दिखाएंगे, ओके, जो कि इमोशनल होगी। इमोशनल रिस्पॉन्स आपका क्या है? इमोशनल रिस्पॉन्स आपके क्या है? और फिर आता है बिहेवियरल कंपोनेंट, जिसमें आप दिखाएंगे कि आप उसको देख के कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो इसमें बिहेव वाला कंपोनेंट आएगा, और उसके अलावा ये वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियरल टेंडेंसी पे काम करता है, और इसमें आप एक्ट करेंगे, एक्चुअली एक्ट करेंगे, क्रिया करने पे उतर आएंगे। तो ये आपके 3 कंपोनेंट हैं एटीट्यूड के। अब रिलेशनशिप क्या है इन तीनों कंपोनेंट में? पहले अफेक्ट होगा, फिर बिहेव करेंगे और फिर कॉग्निशन करेंगे। किस प्रकार की चीज में? जब जो चीज है वो लो कॉस्ट है एंड लो रिस्क सिचुएशन है। अब आप सोचिए, लो रिस्क सिचुएशन है, आपको कोई खतरा ही नहीं, लो रिस्क है, नुकसान भी होगा तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, तो आप इसमें तुरंत इफेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव कंपोनेंट ऐसे में आप हावी होने देते हैं, सोचते बाद में। जब लो कॉस्ट और लो रिस्क है तो सोचना क्या है, कर लो, मज़ा आया तो देखेंगे, नहीं आया तो नहीं देखेंगे। तो ऐसे में जब आप मान लीजिए आपको पता लगे फ्री फूड, तो फ्री फूड को लेके आपका कैसे एटीट्यूड है? आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, फ्री में खाना मिल रहा है, चलो खा लेते हैं। तो आप अफेक्ट हो गए, पहले लाइक करा आपने उसको, बिहेव कर रहा, खा लिया आपने, एक्ट कर दिया, और फिर आप सोच रहे हैं उसके बारे में कि आपको लगा कैसा, ठीक। बाकी क्या आपका उल्टा जैसे ये होता है, ये कब होता है? जब बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो, जैसे मान लो आपको नई गाड़ी खरीदनी है, अब आप चलते ही नहीं खरीदेंगे नई गाड़ी, क्योंकि वो महंगी होती है। तो इसलिए पहले आप कॉग्निशन पे जाएंगे, बस सोचेंगे बहुत गहराई से, और फिर उस विचार के आधार पर आप अफेक्ट होंगे, फिर आप उस पर बिहेव करेंगे। अब तीसरा होता है बिहेव पहले करना, जिसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए होते हैं किसी पर्सन के उस पर्टिकुलर चीज़ से, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज़ खाई जिसको लास्ट टाइम जब आप खाए थे तो आप बीमार हो गए थे, तो अब आज अगर आप आपके सामने वो चीज़ ला दी जाए, मान लीजिए कोई मिर्ची आपने ऐसे टेस्ट करी थी और टेस्ट करते ही आपकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, इतनी जहरीली थी वो मिर्ची कि आपको बहुत देर तक सांस ही नहीं आई थी, इतनी भयंकर मिर्ची थी उसमें। तो आपको देखते ही आप तुरंत बिहेव कर देंगे, आप उसको फेंक देंगे उठा के, फिर आप सोचेंगे कि ये मैंने क्या किया, और फिर आप उससे अफेक्ट होंगे, आपको याद आएगा कि लास्ट टाइम कितना बुरा हुआ था, आपको फिर से डर लगने लग जाएगा। तो ऐसे में आप बिहेव पहले कर डालेंगे। तो ये तब होगा जब आप पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर किसी से अफेक्ट हो चुके हैं पहले ही, इस बार आप देखते उन्हें बिहेव करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। अब आप देखेंगे, हम देखेंगे कि एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है। मतलब आप एटीट्यूड क्या होता है? किसी भी चीज़ के प्रति लाइकलीनेस या डिसलाइकनेस। तो हम बनाते कैसे? हम क्यों किसी चीज़ को तो लाइक करते हैं, किसी चीज़ को लाइक नहीं करते, ऐसे क्यों है? जैसे कि नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो मिल्क को लेके बहुत लाइकलीनेस है। हम नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं वो पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा लैक्टोज टॉलरेंट ह्यूमन बीइंग में आते हैं, इसलिए हम दूध बहुत पीते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में चल जाए तो वहाँ पे कई ट्राइबल सोसाइटी दूध से इतनी नफरत करती है कि दूध वो बचपन में पीने के अलावा बाकी ज़िंदगी में कभी वापस दूध नहीं पीती। तो हम लाइक करते हैं, वो लाइक नहीं करते, ऐसा क्यों है? क्यों हमारा एटीट्यूड ऐसा बना? तो इसके हम अलग अलग पॉइंट्स देखेंगे, और जैसा हम सोच ही सकते हैं क्यों होता है ऐसा।
पास्ट एक्सपीरियंस, कोई बुरा एक्सपीरियंस हो गया हो हमारा, हमारा कल्चर हमें क्या सिखाता है, हमारा रिलीजन हमें क्या सिखाता है, फैमिली से हम क्या सीखते हैं, हमारा एजुकेशन का स्तर कैसा है, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जो हम बिना पढ़े ही सोच सकते हैं कि इसके कारण एटीट्यूड बनता है। तो मान लीजिए आपका एजुकेशन जो है, आपको वेस्टर्न लिटरेचर में एजुकेशन मिला है तो आपको शेक्सपियर के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, और आपको हिंदी लिटरेचर में बहुत गहरा एजुकेशन मिला है तो आपको प्रेमचंद के प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। तो इससे आपको पता चलेगा। या फिर एजुकेशन में ये देखें कि आपको साइंटिफिक एजुकेशन मिला है तो आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में काफ़ी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। रूढ़िवादी विचारधारा, काला जादू और ये अजीब अजीब जो चीज़ें होती है, दोष और ये, तो इन चीज़ों के बारे में आप एक नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे। तो एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ। तो इसी तरीके से आपको सोचना है। वीडियो को पॉज करके सोचिए, 10 एक पॉइंट लिखिए अपने मन से फटाफट टाइम के साथ में, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, सेंसरी रिएक्शंस, कि कैसे सेंसेस जो हैं उनके आधार पर हम एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं। जैसे जो बच्चे जो होते हैं वो सेंसेस से ही सीखते हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने जो है कोई कि उसको टेस्ट के बारे में नहीं पता और उसने ऐसे में बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ खा ली, तो उसको उस दिन से उस चीज़ के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड आपका डेवलप हो जाएगा उस बच्चे का। तो वो सेंसेस के थ्रू एटीट्यूड बना लिया आपने, सेंसरी रिएक्शन। फिर होते हैं वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़। अब नॉनवेज के प्रति, नॉनवेज फूड के प्रति, मीट के प्रति जो है एक जैनी समाज में पैदा हुआ हुआ बच्चा नेगेटिव एटीट्यूड बना लेगा, क्योंकि उसको बचपन से ही जो है शाकाहारी भोजन के लिए बोला गया था। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, देख देख के सीखना, जैसे कि महिलाओं के एजुकेशन के प्रति अगर कोई तालिबान समाज में पैदा हुआ है कोई लड़का और उनकी परवरिश भी तालिबानी विचारधारा के लोगों ने करी है, तो वो महिलाओं के एजुकेशन के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड बना लेगा। तो वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। कोई बचपन से अपने पिता को सिगरेट पीता हुआ देख रहा है तो वो सिगरेट के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना लेगा, उसको नेगेटिव एटीट्यूड नहीं बनेगा उसके मन में उसके प्रति उतना। एवेल्युएटिव लर्निंग, मूवीज़ देख देख के हम सीखते हैं, ठीक है। जैसे हमने 3 इडियट्स देख के सीखा कि हमें जो है पढ़ाई जो है वो सोच समझ के करनी चाहिए, रटने के बजाय हमें समझने पर ध्यान देना चाहिए, टेंशन कम लेनी चाहिए, वैल्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद आता है मोर एक्सपोजर इफेक्ट, कि जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को देखते रहते हैं ना, हम वो चीज़ फिर उतनी कम बुरी लगने लग जाती है। वैसे मान लीजिए इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं कास्टिज़म से रिलेटेड। कोई इंसान है जो कि बचपन से ऐसी जगह रहा है जहाँ पे जातिवाद फैलाया गया था, तो वो भी जातिवाद वाला बन जाएगा। जितना ज़्यादा उसको उस चीज़ का एक्सपोजर मिला उसको वैसे। अब मान लीजिए उस इंसान को वहाँ से उठा के एक दूसरी जगह ले जाया जाए जहाँ पे उसको एक कमरे में 4 जनों के पास रहना पड़ रहा है और चारों जने अलग अलग जाति के लोग हैं, तो अब वो जब 5-6 साल इनके साथ रह लेगा तब उसे समझ में आएगा कि यार जातिवाद तो एक बकवास चीज़ है, ऐसी कोई रियल चीज़ होती नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें, अपवित्र या पवित्र, ये लोग तो मेरे ही जितने साफ़ सुथरे रहते हैं, तो मैं तो इनसे किसी भी तरीके से सुपीरियर नहीं हूँ। तो उसको एक्सपोजर जब मिलेगा लंबे समय तक किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का, तो उसे वो क्लियर हो जाएगा। फिर आता है डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे कि डायरेक्टली आप जब किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो, जो मैंने पिछला एग्जांपल दिया वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, पर उसके अलावा जैसे कि कोविड के दौरान जब हम सब घर में बंद थे 2 साल तक पूरे, जब कोविड फर्स्ट वेव सेकंड वेव के दौरान, तो हम में से काफ़ी लोगों ने घर के काम करे, स्पेशली जो मेल थे उन्होंने घर के काम करे। और फिर जब घर के काम जब उन्होंने करे तब उन्हें पता लगा कि हाँ, घर के काम करना भी काफ़ी मुश्किल काम होता है, और उनको एक्सपोजर मिला घर के कामों का, तब उनकी महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ी। उसके आता है सेल्फ परसेप्शन, कि जो अशोक था उसका कलिंग युग के दौरान, अशोका द ग्रेट, उसका मौर्यन एम्पायर वाले अशोक का जब कलिंग युग के दौरान जो पर्सनल उसने एक्सपीरियंस किया इतना वायलेंस, तो उसका जो परसेप्शन था वो बदल गया और फिर उसने बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ना शुरू किया, एक्सट्रीम वॉरफेयर हटा के। फिर आता है रोल प्लेइंग, कि आपके लिए रोल प्ले कौन है। जैसे मान लीजिए आप गांधीवादी हैं तो आपको वायलेंस से नफरत हो जाएगी, तो आप वायलेंस के प्रति आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड आ जाएगा। अब एटीट्यूड कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे कि कॉन्फिडेंस या डिटर्मिनेशन, किसी चीज़ के प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आप कॉन्फिडेंट होंगे उस चीज़ में। आपका फुटबॉल के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो जब मैं फुटबॉल पे डिबेट करूँगा तो आप कॉन्फिडेंटली जो है पार्टिसिपेट उसमें कर पाएंगे। फिर आता है नेगेटिव एटीट्यूड, जैसे कि एंगर और फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा,
तो इस प्रकार के एटीट्यूड तब ज़्यादा सामने आते हैं जब हम उसके प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। ऐसी फीलिंग्स तब सामने आती है। अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है करप्शन, तो करप्शन को देखते मेरा नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो गुस्से के रूप में सामने आएगा। जब मैं करप्शन को देखूंगा, अगर मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ चाह के भी, तो फ्रस्ट्रेशन के रूप में वो सामने आएगा। और फिर होते हैं न्यूट्रल एटीट्यूड, जिनका पॉजिटिव या नेगेटिव से लेना देना कम होता है। जैसे इंडिफरेंस हो गया, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे कि ब्लू कलर को लेके मेरा न्यूट्रल एटीट्यूड है, तो मैं ब्लू कलर की शर्ट पहनूं चाहे नहीं पहनूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर आता है एटीट्यूड एम्बिवेलेंस, डिग्री टू विच एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट इज एवेल्युएटेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली एट सेम टाइम, साइमल्टेनियसली कन्फ्लिक्टिंग रिएक्शन बिलीफ। मतलब इसमें क्या होता है, दो अलग अलग एटीट्यूड जो है वो आपस में टकराते हैं, और कभी कभार उनसे प्रॉब्लम हो जाती है, और कभी कभार उनमें से एक सर्वाइव कर जाता है या फिर दूसरा सर्वाइव कर जाता है, या फिर दोनों ही लगातार टकराते हुए साथ में सर्वाइव करते रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है आपको उसी में से मिल जाएगा जैसे हमने गांधी जी का पहले देखा था, चौरा चौरी कांड के दौरान। उसमें उनके सामने दो ऑप्शंस थे। एक तो था इंडिपेंडेंस का, कि वो कंटिन्यू करे प्रोटेस्ट को चौरा चौरी कांड में 1922 में, उसके बाद में वो दूसरा था नॉन वायलेंस का। तो उन्होंने नॉन वायलेंस के जो उनके एटीट्यूड को था उसको चुना इंडिपेंडेंस वाले के मुकाबले। तो ऐसे में दोनों एटीट्यूड के बीच में एटीट्यूड एम्बिवेलेंस देखने मिला। और होता क्या है, जब आपके सामने ऐसे दो एटीट्यूड आपस में टकरा रहे होते हैं तो आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस की भावना होती है। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब जैसे मन की शांति होती है ना, जब हमें अच्छा फील हो रखा होता है, तो मन जब अशांत हो जाता है तो उसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। आंतरिक द्वंद्व, दो अलग अलग ओपिनियन आपके दिमाग में आ रहे हैं जो कि दोनों अच्छे आपको लगते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन दोनों में आपस में लड़ाई हो रखी है, तो उसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। उसे कहते हैं इट रेफर्स टू दी मेंटल डिस्कम्फर्ट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम होल्डिंग टू कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ। दो अलग अलग विचारधाराएं जो कि आपस में एक साथ नहीं चल सकती, अलग अलग विचारधाराओं के जो बिलीफ में जो प्रॉब्लम होता है, वैल्यूज़ में, एटीट्यूड में, जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दो अलग अलग उनमें, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस से हम परेशान हो जाते हैं। ग्रेटर द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन कॉग्निशन द मोर इज द डिसोनेंस एक्सपीरियंस। जितनी ज़्यादा उनमें प्रॉब्लम होगी उतना ही ज़्यादा आपको डिसोनेंस होगा। अब वेज टू रिड्यूस कॉग्निटिव डिसोनेंस, किस प्रकार से आप इस प्रकार की जो भावनाएं आप में आंतरिक द्वंद्व जो चल रहा है उसको ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम चेंज कर सकते हैं बिहेवियर को ही या फिर कॉग्निशन को। कि मान लीजिए दो जो चीज़ें हैं जिनके कारण आपके बीच में वो आंतरिक द्वंद्व हो रहा है, उनमें से इसी एक के बिहेवियर को ही चेंज कर दिया आपने। ठीक है, मान लीजिए आपको वेट कम करना है, आप बहुत मोटे हो गए, आपको वेट कम करना है, और साथ ही साथ आपको मिठाइयाँ भी खानी है। ठीक है, तो ये दोनों अगर होंगे, आपको वेट भी कम करना है और आप मिठाई भी खा रहे हो, तो आपके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड। तो ऐसे में कॉग्निटिव डिसोनेंस कैसे खत्म करोगे? इनमें से किसी एक को ही खत्म कर दोगे, या तो आप वेट कम करना बंद कर दोगे या फिर आप मिठाई खाना छोड़ दोगे। तो आई विल नॉट ईट एनी मोर ऑफ दिस कैंडी, तो मैं आपसे मिठाई नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मिठाई खाना बंद करोगे आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, जस्टिफाई बिहेवियर और कॉग्निशन बाय चेंजिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग कॉग्निशन। मतलब ये है कि दो जो अलग अलग विचारधाराएं, जो अलग अलग बिहेवियर जो कॉन्फ्लिक्ट में थे, उनमें से किसी एक को आप इस प्रकार से जस्टिफाई कर दोगे क्योंकि आपने चेंज कर दिया है कॉन्फ्लिक्टिंग कॉग्निशन को। जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसको चेंज कर दिया, इसलिए आप एक बिहेवियर को जस्टिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैं मिठाई तो खा लूँगा, ठीक है, लेकिन अब से केवल मैं वीकेंड्स पे ही खाऊंगा। लेकिन मैं मिठाई खा लूँगा, लेकिन मैं जब जिम जाऊँगा उसी दिन खाऊंगा, या 3 दिन में मात्र एक बार खाऊंगा। तो इस तरीके से आप कर भी रहे हो दोनों काम, और कॉग्निशन जो कॉग्निटिव डिसोनेंस था वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तीसरा जो होता है वो होता है जस्टिफाई बिहेवियर और कॉग्निशन बाय एडिंग न्यू कॉग्निशन। ठीक है, आप कुछ नई चीज उसमें ऐड कर दोगे, कि आप एक नया बिहेवियर ऐड कर दे रहे हो। पहले दो बिहेवियर थे, एक तो स्वीट्स खाने वाला बिहेवियर था, मिठाई वाला, और एक था वेट लॉस वाला बिहेवियर। अब इन दोनों में लड़ाई हो रही है। अब ऐसे में आप एक तीसरा बिहेवियर ऐड कर दोगे तो लड़ाई हट जाएगी, जिम वाला बिहेवियर। अब आप जिम जाने लग गए, तो जिम जाने से आपका वेट कम होता रहेगा, तो आप मिठाइयाँ भी खा सकते हो। तो तीसरा आपने बिहेवियर ऐड कर दिया।
चौथा जो होता है, इग्नोर और डिनाई एनी इन्फॉर्मेशन दैट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द एग्जिस्टिंग बिहेवियर। ये होता है डिनायल मोड में हम चल जाते हैं। हम एक जो बिहेवियर होता है ना जिससे कारण दूसरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उस कॉन्फ्लिक्ट को ही रिकग्नाइज करना छोड़ देता है, बोलते हैं इनमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब मिठाई खा रहे थे आप और आप मोटे भी हो रहे थे, तो अब आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है, तो आप अपने आप को बोलोगे कि नहीं नहीं, स्वीट्स खाने से मोटे होते ही नहीं है। तो आप ऐसे फैक्ट, जितने भी फैक्ट्स हैं ना जिनसे प्रूव होता है स्वीट खाने से मोटे होते हैं, अब उन सबको रिजेक्ट कर दोगे, तो ऐसे में भी आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस हट जाएगा। इसमें बेसिकली अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, फोर्थ वाले पॉइंट में। तो मॉरल एटीट्यूड पे चलते हैं अब हम, नेक्स्ट टॉपिक, कि मॉरल एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड कई प्रकार के होते हैं, तो मॉरल एटीट्यूड क्या होता है, और ये अभी रिसेंटली यूपीएससी में इसमें जो है ट्रेंड बढ़ रहा है, जिसमें जो है मोरालिटी से रिलेटेड हर टॉपिक के ऊपर मोरालिटी बीच में जोड़ के या उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटीट्यूड पहले पूछा जाता है, अब मॉरल एटीट्यूड पूछा जा रहा है। मॉरल एटीट्यूड क्या होता है, तो एटीट्यूड बेस्ड ऑन मॉरल कन्विक्शंस एंड कॉन्शियसनेस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अभी तक हम केवल किसी चीज़ के प्रति अपनी लाइकलीनेस और नॉन लाइकलीनेस देख रहे थे, लेकिन अब हम उनके जो मॉरल कन्विक्शंस हैं, उनके में जो राइट और रॉन्ग की जो भावनाएं हैं, पसंद नापसंद के बजाय धार्मिक तौर पर, रिलीजियसली सही या गलत की भावनाएं जो हम देख रहे हैं मॉरली, उन्हें हम मॉरल एटीट्यूड कहेंगे। मतलब राइट, पसंद नापसंद के बजाय सही है, मॉरली सही है या मॉरली गलत है, ये अब हम देखेंगे मॉरल एटीट्यूड में। हाउएवर नॉट ऑल एटीट्यूड आर कंसर्न विद मोरालिटी। जरूरी नहीं है सारे एटीट्यूड मोरालिटी से जुड़े हुए हों। ब्लू शर्ट देख के आपके मन में पॉजिटिव भाव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो ये मोरालिटी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मॉरल एटीट्यूड नहीं है। लेकिन करप्शन को लेके या फिर ट्रांसपेरेंसी को लेके, ऑनेस्टी को लेके आपके मन में क्या भाव आ रहा है, वो मोरालिटी से जुड़ा हुआ है, वो राइट या रॉन्ग से जुड़ा हुआ है। जैसे कि लॉयल्टी या ऑनेस्टी, रेवरेंस, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मोरालिटी से जुड़ी हुई है, तो इनके प्रति सही या गलत का भाव रखना मॉरल एटीट्यूड कहलाता है। फिर आता है पॉलिटिकल एटीट्यूड। तो जैसे मॉरल एटीट्यूड था वैसे ही पॉलिटिकल एटीट्यूड हो जाएगा कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेके आपके मन में लाइकलीनेस या डिसलाइकलीनेस का जो भाव है, वो पॉलिटिकल एटीट्यूड है। जैसे अब आप किसी बंदे से पूछिए कि भाई आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, तो आप बेसिकली आप उससे पूछ रहे हैं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, आप राइट विंग हैं या लेफ्ट विंग हैं, आप लिबरल हैं या कंजर्वेटिव हैं। तो ये हमारे पॉलिटिकल एटीट्यूड है कि हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में किसको चुनते हैं, किसको पसंद करते हैं, किसको डिसलाइक करते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ फेवर और डिसफेवर, ठीक है, वही हर चीज़ में राइट रॉन्ग, लाइक डिसलाइक, फेवर डिसफेवर आ जाता है यहाँ एटीट्यूड की जब भी बात होती है। तो एक्सप्रेशन ऑफ फेवर और डिसफेवर टुवर्ड डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में से किसी एक को लाइक करना, किसी एक को डिसलाइक करना पॉलिटिकल एटीट्यूड कहलाता है। तो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या फिर पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस, कैंडिडेट्स एंड और पॉलिटिकल कल्चर प्रिवेलिंग इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी। किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में जो पॉलिटिकल कल्चर है, चाइना का लेफ्टिस्ट मॉडल है, अमेरिका का राइट विंग मॉडल है ना, अमेरिका का कैपिटलिस्ट मॉडल है या चाइना का जो कम्युनिस्ट मॉडल है, क्या पसंद है आपको, तो इनके प्रति फेवर या डिसफेवर की भावना रखना जो है पॉलिटिकल एटीट्यूड कहलाता है। एग्जाम्पल लेफ्टिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, सेंट्रिस्ट हैं, कंजर्वेटिव है, रिएक्शनरी हैं, प्रोग्रेसिव हैं, क्या है, ये आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड है। और ये पॉलिटिकल एटीट्यूड जो है रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आ रहा है, क्योंकि इस पे बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए इसको थोड़ा और अपन देख लेंगे। फैक्टर्स जो आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड को डिसाइड करते हैं। अब इसमें भी जाने से पहले आप खुद सोचिए, आपका जो भी पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो आखिर क्यों बना था। हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को पसंद करते हो, ठीक है, और वो पर्टिकुलर पार्टी को ही आप क्यों पसंद करते हैं। अब इस पे आप सवाल कीजिए। हो सकता है कि आप बचपन में एक ऐसे घर में पले बड़े हो, अब बचपन से ही आपकी विचारधारा ऐसी रखी गई हो कि आप अपने आप उसको लाइक करने लग गए। बचपन से ही आपके जो पिताजी हैं उन्होंने आपको जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़वा दिया, माता जी के साथ बैठ के आपने जो है दास कैपिटल पढ़ ली और लेफ्टिस्ट लिटरेचर खूब पढ़ा, तो हो सकता है बड़े होके हाई चांसेस हैं कि आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अच्छी लगने लग जाए। तो एक तरीका हो गया हिस्टोरिकल फैक्टर, फैमिली से रिलेटेड जो आपके फैक्टर होते हैं, जो आप सीखते हैं कि आपको कैसा इनपुट मिल रहा है। उसके अलावा ये होता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, हो सकता है कि आप अम्बेडकरवादी बन जाएं बैकग्राउंड के कारण।
फिर उसके अलावा हो सकता है आपको एजुकेशन कैसा मिला है, उसके अलावा हो सकता है कि आप किस समाज में रहते हैं, वो समाज कैसा है पूरा का पूरा। तो ये अलग अलग फैक्टर हैं जो पॉलिटिकल एटीट्यूड आपका डिसाइड करते हैं। और इस प्रकार से 4-5 पॉइंट आप खुद से सोचिए जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, फिर हम इस पे चलते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर सबसे पहले पॉलिटिकल एटीट्यूड में, कि हिस्टोरिकल फैक्टर कैसा होता है। जैसे इंडिया में जो है फ्रीडम स्ट्रगल से हम निकले ही थे, है ना। तो अब अंग्रेज़ों के अंडर हम इतने साल गुलाम रहे, तो कॉलोनाइजेशन के कारण 1940s में जब हम आज़ाद हुए, उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हुआ था 1945 में। और उस वक्त वर्ल्ड में 2 सबसे बड़े लीडर थे, एक तो था यूएसए और एक था यूएसएसआर। अब पूरी दुनिया जो थी इन दोनों खेमों में बट गई थी कोल्ड वॉर के दौरान। और ये खेमे जो थे ये एक्टिव थे 1950 से लेकर 1990 तक। और इस वक्त पूरी दुनिया जो थी इन दोनों के टीम में डिवाइड हो गई थी, कोई यूएसए में जा रहा था, कोई यूएसएसआर में जा। लेकिन हम अभी अभी आज़ादी पाए थे और हमें ये लग रहा था कि यार हम किसी की टीम में क्यों जाएं, हम क्यों अपना आधिपत्य यूएसए या यूएसएसआर में से किसी भी एक को सौंपें, हम तो आज़ाद रहेंगे, फ्री रहेंगे हम तो ये भावना हमारे मन में इसीलिए आई क्योंकि हम अभी अभी आज़ाद हुए थे। अगर हम पहले से नहीं आज़ाद हुए होते, पहले से ही आज़ाद रह रहे होते, तो हो सकता था हम भी किसी एक की टीम को ज्वाइन कर लेते। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था वो इसीलिए आ पाया हमारे अंदर क्योंकि हमारे हिस्टोरिकल फैक्टर जो थे वो फ्रीडम से रिलेटेड थे। फिर आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर जैसे क्या कास्ट है आपकी, हो सकता है किसी एक कास्ट से बिलोंग करने पे आप उसी कास्ट को सपोर्ट करने वाली पार्टी को वोट देने लग जाए। आपका जेंडर क्या है उस पर डिपेंड करता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका एजुकेशन का स्तर कैसा है, एज आपकी कैसी है, क्या एज में आप इस वक्त हैं, इकोनॉमिक स्टेटस आपका कैसा है। हो सकता है कि आपका आप बहुत अमीर हैं तो हाई चांसेस हैं कि आप कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वाली पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो कैपिटलिज्म फैलाना चाहती है। आप जो है सोशली थोड़े इकोनॉमिकली थोड़े पुअर हैं, आपको सब्सिडीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है, तो हो सकता है आप ऐसी सरकार को प्रेफर करेंगे, लिबरल अप्रोच रखने वाली पार्टियों को जो कि सब्सिडीज़ को समर्थन देती है। फिर रोल ऑफ मीडिया, ठीक है, कि आप किस प्रकार के मीडिया को देखते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। प्रशांत किशोर जो हैं वो आए दिन मीडिया में आके पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, उनको देख के काफ़ी लोगों ने अपनी पॉलिटिकल जो है आइडियोलॉजी बनाई है। कि सर्कमस्टेंसेज, किस सर्कमस्टेंसेज में आप पले बड़े हैं। जैसे हिटलर के दौरान अगर आप जर्मनी में रहे होते तो आप एक अलग ही पॉलिटिकल एटीट्यूड बना लेते और आपको टॉलरेंस जो है सबसे ज़्यादा प्रिय होती, आपको डिक्टेटरशिप बिल्कुल भी प्यारी नहीं होती। तो आपको डिक्टेटरशिप और सरकार जो आधिपत्य जमा के रखती है लोगों के ऊपर, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लेती, उससे बहुत ज़्यादा नफरत होती है अगर आपने हिटलर के टाइम देखा होता तो। फिर आता है इन्फ्लुएंस पे कि इन्फ्लुएंस क्या होता है। सोशल इन्फ्लुएंस हम शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द चेंज इन वंस एटीट्यूड, बिलीफ और बिहेवियर ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर दैट मे बी रियल और इमेजिनरी। मतलब इन्फ्लुएंस हमने बचपन से ही पढ़ा हुआ है, इन्फ्लुएंस सुना हुआ है हमने। इन्फ्लुएंस क्या होता है, किसी से प्रभावित हो जाना। तो सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, सोसाइटी से प्रभावित हो जाना। तो किसी के पर्सनल एटीट्यूड में या बिलीफ में या बिहेवियर में बदलाव आ जाना, किस कारण से, किसी बाहरी प्रेशर के कारण। बाहर से जो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, सोसाइटी जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रही है, प्रेशर डाल रही है, उसके कारण आपका एटीट्यूड चेंज हो जाना, उसे सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो ये रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है। रियल मतलब ऐसे कि एक्चुअली आपको रोका जा रहा है, आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, या फिर इमेजिनरी ऐसे कि आपको लगता है कि यार अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे ताना मारेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ों पे इमेजिनरी कह सकते हो उन्हें। तो क्रिएटिंग और रीइंफोर्सिंग द कॉग्निशंस, अफेक्टिव स्टेट्स और इंटेंशंस टूवर्ड्स अ बिहेवियर। ये तीनों जो कॉम्पोनेंट थे, कॉग्निशन, अफेक्टिव और बिहेवियर, इन तीनों के जरिए से किसी को कोई पर्टिकुलर विचारधारा को रीइंफोर्स करना या किसी को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करने को जो है हम कहेंगे सोशल इन्फ्लुएंस। जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल में तीनों कंपोनेंट यूज किए गए थे लोगों को आज़ादी की तरफ पुश करने के लिए। अब इसके बाद आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल इन्फ्लुएंस। और सोशल इन्फ्लुएंस में हम देखते हैं कि
सबसे पहले आता है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। जो जो फैक्टर सोशल इन्फ्लुएंस को अफेक्ट करते हैं उसमें आता है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। इसमें हो जाते हैं नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में जो नॉर्म्स होते हैं वो आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी सोसाइटी, आप मान लीजिए आप वॉरियर क्लैन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि राजपूत समाज से आप बिलोंग करते हैं, तो राजपूत समाज में नॉर्म बन चुका है ब्रेवरी, बहादुर होना, जो है डरपोक ना होना, ये आपके वहाँ का नॉर्म है। तो इससे आप भी इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो एक वॉरियर क्लैन में पैदा होने से आप ज़रूरी नहीं है, बट चांसेस ज़्यादा हैं कि आप भी बहादुर होगे। इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, किसी को इन्फॉर्मेशन दे दे के आप इन्फ्लुएंस कर लें। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जो कि क्लाइमेट चेंज में बिलीव नहीं करता, लेकिन उसको आईपीसीसी की इन्फॉर्मेशन जब मिली कि इतना टेम्परेचर बढ़ चुका है, इतनी जनजातियां जो है विलुप्त हो चुकी हैं, इतने जंगल जो है सफाई कर चुके हैं और उसके कारण एवरेज टेम्परेचर समाज का इतना बढ़ चुका है, जिसके कारण बर्फ़ पिघल रही है। पहले बर्फ़ का एरिया इतना हुआ था आर्कटिक सर्कल का एरिया, आजकल 30% रिड्यूस हो चुका है पिछले 30 सालों में। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने से वो इन्फ्लुएंस होगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू इन्फ्लुएंस करने को इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस कहते हैं। बाकी सिचुएशनल इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। आप जिस जगह पे हैं उस वक्त उस जगह पर क्या हो रहा है, उस सिचुएशन से आप इफेक्ट होके इफेक्ट हो जाएं तो उससे सिचुएशन, जैसे मंदिर में जाते ही कोई भी जो है मंदिर में जाके कोई गंदगी नहीं फैलाता, सब साफ सुथरे रहने की कोशिश करते हैं। लाइब्रेरी में जाके बहुत बोलने वाला इंसान भी चुप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आजू बाजू में सब चुप है। वो सिचुएशन ऐसी है कि आपको वैसा करना ही पड़ेगा। फिर आता है ग्रुप साइज, कितना बड़ा आपका ग्रुप है। जितना बड़ा ग्रुप होता है जो आपको इफेक्ट कर रहा है, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उतनी ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वो ग्रुप बन जाता है जितना बड़ा वो होता है। जैसे मान लीजिए आपको 2 लोग मिलके कोई बात कह रहे हैं और उसी वक्त 20 लोग आके वही बात कहने लग जाए, तो ज़्यादा लोगों के आने से आप उससे ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। कोहेसिवनेस ऑफ द ग्रुप, ठीक है, कि ये इसमें संगति वाली बात है कि आपके सारे दोस्त जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, कोहेसिव जितने ज़्यादा होगा आपका ग्रुप वैसा ही आप करने लग जाएंगे। आपके 10 दोस्त हैं, 10 में से 10 स्मोकिंग करते हैं, तो चांसेस आपके भी स्मोक करने के बढ़ जाएंगे जब आप उनसे रोज उठ बैठ कर रहे हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, कितना इम्पॉर्टेंट है वो उस पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे मैरिज है, मैरिज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। जैसे आपके घर वालों ने आपको कहा कि आप ये शर्ट पहन लीजिए, ब्लू शर्ट पहन लीजिए, ठीक है, तो आपने मना कर दिया, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैरिज ऐसा मुद्दा है कि उनकी राय जो है, मैरिज जैसे राय में आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाओगे, आप उसको टाल नहीं सकते, बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। इंडिविजुअल कैरेक्टर, विल पावर पे भी डिपेंड करता है। सब लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते तो आप नहीं होंगे। जैसे जो भगत सिंह जी तो थे, उनका इंडिविजुअल कैरेक्टर इतना स्ट्रांग था कि जब वो जेल में थे ना, तो अंग्रेजों ने उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी थी कि वो स्ट्राइक तोड़ दें अपनी। जेल में उन्होंने जो स्ट्राइक करी थी कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए, तो उन्होंने जो विल पावर उनकी इतनी स्ट्रांग थी कि वो नहीं टूटे उनके आगे, और उनका इंडिविजुअल कैरेक्टर जीत गया सोशल इन्फ्लुएंस के आगे। बाकी आता है पावर इक्वेशंस, पावरफुल वर्सेस वीक। जो पावरफुल होते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा थोप पाते हैं वीक के ऊपर, तो ऐसे में पावर इक्वेशन बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आता है परसुएशन, कि परसुएशन आप किसी की कैसे कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस, जैसे किसी को हम इन्फ्लुएंस करते हैं उसी प्रकार से एक परसुएशन भी होता है। इन्फ्लुएंस में तो ज़रूरी नहीं है, इमेजिनरी भी हो सकता है इन्फ्लुएंस, लेकिन परसुएशन हमेशा रियली होती है। आप विलिंगली जाके किसी को किसी पर्टिकुलर चीज के लिए मना रहे हैं, उसकी एक्सेप्टेंस पाने की आप पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो उसे परसुएशन कहते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स एन इंटेंशनल कम्युनिकेटिव एक्ट। इंटेंशनल है यहाँ पे, वहाँ पे रियल या नॉन रियल कुछ भी हो सकता था, या इंटेंशनल है, कम्युनिकेटिव एक्ट है ये, दैट एक्सक्लूड्स फोर्स, ठीक है। अब अगर आप किसी को मारपीट के कोई काम करवा रहे हैं तो उसे परसुएशन नहीं कहेंगे, उसे फोर्स्ड कहेंगे। परसुएशन होता है बात करके किसी को किसी चीज़ के लिए मना लेना, ठीक है। एंड अचीव प्राइवेट एक्सेप्टेंस, तो आप जो किसी चीज़ के लिए उसको एक्सेप्ट करवाना चाहते थे वो उसने एक्सेप्ट कर ली, प्राइवेट एक्सेप्टेंस आपको मिल गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि क्या क्या तरीके हैं किसी को परसुएट करने के। अब आप
खुद सोचिए, अगर आपको किसी ने भी आज तक कभी परसुएट किया हो या आपने किसी को कभी परसुएट किया हो, तो आपने किस तरीके से उसको परसुएट किया था, या फिर आज भी आप किसी से परसुएट हो रहे हैं तो कैसे परसुएट हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला आता है सोशल प्रूफिंग। एज पीपल टेंड टू कॉपी द एक्शन ऑफ अदर्स, दूसरों के एक्शंस को कॉपी कर करके हम परसुएट हो जाते हैं। जैसे कि कोचिंग जो होती है ना, कोचिंग वाले वो ऐड दिखाते हैं टॉपर्स का, तो टॉपर्स का ऐड दिखा दिखा के वो हमें परसुएट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम उनका ऐड देखते हैं हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमें लगता है यार इन्होंने टॉप किया है और ये इस कोचिंग में पढ़ के टॉप करा है, तो हम भी अगर इस कोचिंग में पढ़ेंगे तो हम भी टॉप कर लेंगे। तो क्या किन द्वारा यूज़ किया जाता है, एक्सपर्टीज़ द्वारा यूज़ किया जाता है, सेलिब्रिटी द्वारा यूज़ किया जाता है, और जो रिव्यू दिखा दिखा के ये यूज़ किया जाता है, पीयर या फिर सोशल प्रूफिंग दिखा के ये यूज़ किया जाता है। तो ये सोशल प्रूफिंग जो था ये एक परसुएशन की टेक्निक हो जाती है। दूसरी आती है लेवरेजिंग दी डिफ़ॉल्ट रूल। क्या होता है, कोई चीज़ अगर पहले से वैसे एग्जिस्ट कर रही है ना, तो वो जो हमारा जो स्टेटस को वाले जो हमारी जो माइंडसेट होता है उसके कारण हम उसे वैसा का वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है TDS कट। अब आपके TDS कट होते हैं सैलरी में से, और फिर उसका आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, IT रिटर्न आप फाइल करते हो, तो IT रिटर्न जो फाइल करते हो तो आपके पास वापस आते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, अगर मान लीजिए हम डायरेक्टली TDS कट नहीं करवाते एज सैलरी, है ना, और उन लोगों को बोलते साल के एंड में कि अब आप डालो, तो काफ़ी कम टैक्स मिलता। बट इसके बजाय हम क्या करते हैं, डायरेक्टली TDS कट कर लेते हैं और फिर लोगों को बोलते हैं अब IT रिटर्न फाइल कर दो। फिर आता है स्कैरसिटी कॉम्प्लेक्स, कि लोगों को क्या होता है, फोमो जो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसका डर होता है। तो जब फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है उनके मन में, तो वो स्कैरसिटी अगर किसी चीज़ की होती है ना, तो उसके डर के कारण उस चीज़ को कर बैठते हैं। कि भाई जैसे मान लीजिए कि कोचिंग में बोलते हैं कि भाई कुछ ही सीटें बची हैं, तो लोगों को लगता है यार सीटें पूरी हो जाएंगी, तो अपन क्या करते हैं, जल्दी है फीस भर देते हैं। ठीक है, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। फिर आता है रेसिप्रोसिटी, जिसमें क्रिएटिंग ए मॉरल डेट, जिसमें लोगों के ऊपर एक मॉरल डेट बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आप रेड लाइट पे रुके, इतनी देर में कोई इंसान आया और आपका पहले कांच तो गंदा था पूरा अच्छे से साफ कर दिया, अब वो आपके सामने खड़ा है, अब आपके ऊपर एक मॉरल डेट है उसको पैसे देने का। आपने भले उसे ना बोला हो, लेकिन उसने बिना मांगे आपका काम कर दिया और वो आपको बोल भी नहीं रहा, बस खड़ा है वहाँ पे, तो आपका खुद का मन करेगा कि इसको थोड़े बहुत पैसे मैं दे दूँ। ठीक है, अटेंशन एंड क्लियर मैसेज, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी का जो मैसेज था, हमने देखा था 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो की जो ड्रॉप्स थी उनको लेके, पोलियो की दवाई को लेके, तो इसमें बहुत ही क्लियर मैसेज दिया था। और जितना ज़्यादा क्लियर होगा ना मैसेज, उतना ही ज़्यादा उसका असर पड़ेगा, लोगों को डिकोड करने में बिल्कुल भी उसको जोर ना पड़े, बिल्कुल सटीक मैसेज पहुँचे लोगों तक एक बार में और उनका अटेंशन वो ग्रैब कर ले। फिर आता है मैसेंजर लाइकिंग, जो मैसेज पहुंचा रहा है आप तक उसके प्रति आपके मन में अगर बहुत इज्जत है और उसके प्रति आप बहुत उसको लाइक करते हो, तो वो मैसेज आपके मन में ज़्यादा अच्छे से पहुंचेगा, उससे आप ज़्यादा परसुएड हो सकेंगे। जैसे इसमें केस में हम बाबा रामदेव जी का एग्जांपल ले लेते हैं कि उन्होंने जो इतने लोगों को योगा सिखाया, योगा सिखाने के लिए कारण उनकी जो पूरे इंडिया में इज्जत हुई, तो उसको लेवरेज करा पतंजलि ने, उनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर यूज़ करके, तो उनके होने से पतंजलि ज़्यादा हिट हो पाई। फिर आता है पब्लिक कमिटमेंट, कि पब्लिक जो कमिटमेंट फॉर यूजिंग स्वदेशी प्रोडक्ट ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, तो लोग अगर कमिट हो जाते हैं किसी कॉज को लेके, जैसे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को लेके लोग कमिट हो गए, तो उन्होंने फिर ऐसे में पब्लिक कमिटमेंट कर ली कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे, तो वो इस तरीके से उससे परसुएड हो गए यूज़ करने के लिए, लोगों को आप कमिटमेंट करवा दो, लोगों को कस्में खिलवा दो। फिर होता है प्राइमिंग, वन एक्सपोजर लीड्स टू अदर, एक के कारण दूसरा हो जाना, कि जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि आप जैसे डेमो क्लासेस का होता है कोचिंग्स में, कि पहली जो 10 क्लासेस हैं वो फ्री हैं। अब 10 क्लासेस अगर आपने ली तो उसके बाद आपको लगेगा हाँ यार ये तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, तो आप फिर उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसा करके उन्होंने आपको परसुएट कर लिया। तो ये खूब सारी टेक्निक्स थी, इनमें से जितनी आप याद रख सकेंगे उतना अच्छा है, और इनको आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, स्कीम्स को जोड़ के, कि कैसे आप करेंगे इनको, स्कीम्स को कैसे इनसे जोड़ सकते हैं। जैसे 2 बूंद जिंदगी वाली जो है ये एक स्कीम ही थी,
तो इनसे आपने इसको कैसे जोड़ा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, मैनिपुलेशन वर्सेस परसुएशन। अब परसुएशन भी जो है वो भी आप देख सकते हैं EI की तरह ही दो धारी तलवार है। परसुएट आप किसी को कर रहे हैं, लेकिन आप गलत चीज़ के लिए किसी को परसुएट कर लिए। पता लगा आपने सुसाइडर बॉम्बर को परसुएट कर लिया कि ये आप अपने बेल्ट बांध के सुसाइड बॉम्बर जाइए और भीड़ में जाके ब्लास्ट हो जाएगा आपके, आप भी जल जाइए, क्योंकि फिर इसके बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत आपको नसीब होगी। तो ये आपने उसको परसुएट नहीं किया, यहाँ पे आपने उसको मैनिपुलेट किया। तो मैनिपुलेशन में और परसुएशन में बस इतना सा अंतर है इंटेंशन का। अगर आप सामने वाले का भला करवा रहे हैं, मतलब नुकसान नहीं करवा रहे, नुकसान, ठीक है, तो उसे परसुएशन कहेंगे, और नुकसान करवा रहे हैं तो उसे मैनिपुलेशन कहेंगे। तो मैनिपुलेशन इज परसुएशन विद एन इंटेंट टू फूल। मैनिपुलेशन एक टाइप का परसुएशन है जिसमें इंटेंट आप सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहे हैं और टू कंट्रोल अनदर पर्सन इनटू डूइंग समथिंग, बिलीविंग समथिंग दैट लीव्स देम ईदर हार्म्ड और विदाउट बेनिफिट। मतलब किसी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनसे एक ऐसा काम कराया जा रहा है जिससे वो एंड में उनको नुकसान हो रहा है या फिर कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा। जो बेनिफिट आपने बताया था उनको वैसा कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा। आपने सुसाइड बॉम्बर को बेवकूफ़ बना दिया कि इसके बाद तुम्हें जन्नत नसीब होगी, और वो जाके फट गया। सीधी सी बात, यहाँ पे उसको कोई बेनिफिट ही नहीं मिला। जन्नत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये जो पृथ्वी है इसी को हमें जन्नत बना के रहना होता है, इसी को हमें स्वर्ग बनाना होता है। ऊपर बाद में मरने के बाद कोई कहीं नहीं जाने वाला, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। तो इसलिए ऐसी जो बेवकूफ़ बनाई जाती है चीज़ें, इन्हें मैनिपुलेशन कहते हैं रेदर देन परसुएशन, क्योंकि सामने वाले का या तो नुकसान हो रहा है या फिर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये दोनों फैक्टर जब हैं तो उसे मैनिपुलेशन कहेंगे। तो फैक्टर्स जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं मैनिपुलेशन के बीच में और परसुएशन के बीच में वो ये हैं कि सबसे पहले तो इंटेंशन क्या है। इंटेंशन आपका बेवकूफ़ बनाने का है सामने वाले को, तो आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। दूसरा, क्या आप सच छुपा रहे हो उससे, विथ होल्डिंग ट्रूथ। अगर आप सच छुपा रहे हैं तो फिर परसुएशन है। पर कभी कभार क्या होता है कि सच किसी को किसी चीज़ में मोटिवेट करने के लिए भी छुपाया जाता है। जैसे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमसे सच छुपा देते थे ताकि हमारे को उम्र के साथ में समाज के बारे में अच्छे से समझा सके, क्योंकि बहुत ही कच्चा मन जब होता है बचपन में, तो पूरा सच बता देने से कभी कभार बच्चे जो हैं इमोशनली अलग तरीके से डेवलप हो जाते हैं, एम्पैथी उनमें बचपन में ही ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में अगर अच्छी इंटेंशन के लिए विथहोल्ड किया गया तो बात अलग है। बाकी अगर आप ट्रुथ छुपा रहे हैं तो उसे मैनिपुलेशन कहेंगे। बाकी कोअर्शन, कि अगर आप उसे थ्रेट तो नहीं दे रहे थे करने के लिए, अगर आप उसे डरा धमका के करवा रहे हैं तो वो भी मैनिपुलेशन की कैटेगरी में ही आ जाता है।